तो ये बात ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत चुकेगा ना, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पर अगर आप खाली सोचते हैं कि भाई नीचे से हम क्लियर करेंगे, कट ऑफ मार्क्स तो इतना आता है, पिछले साल इतने में सिलेक्शन हुआ, अभी इतना हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा, तो अगर ये सब सोचिएगा तो हम गारंटी देते हैं आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और पढ़ना है तो आप हमेशा याद रखिए, ये बात देखिए सबके लिए लागू है। आप सोच लीजिए कि भाई एक, अगर एक वैकेंसी रहेगा तो मेरा होना चाहिए, हम इतना पढ़ेंगे, एक वैकेंसी आएगा तो मेरा होगा, किसी दूसरे को मिलना नहीं चाहिए। ये सोच के अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपका पढ़ाई का लेवल भी देखिएगा इतना ऊंचा होगा, आप सोच नहीं सकते, है ना। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है लिपन जी, ये बात हम पहले भी बहुत बार बोले हुए हैं कि दो चीज़ खतरनाक होता है। एक तो होता है टेंशन, जो हम लोग करते हैं जब एग्ज़ाम पे जाते हैं, तो एक टेंशन में गड़बड़ी होता है और एक गड़बड़ी होता है ओवर कॉन्फिडेंस में। टेंशन में क्या होता है, हम लोग जो चीज़ आसान है उसको भी छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते हैं। और जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तब इजी इजी चीज़ जो होता है ना, सिली मिस्टेक, ये हो जाता है। जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो कुछ चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं, आज दोबारा आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान देना है इस प्रकार का, जब शब्द रहता है जो नेगेटिव होता है या डबल नेगेटिव होता है, जैसे मान लीजिए इनकरेक्ट, है ना, कहीं पे आपका लिखा हुआ रहेगा इनकरेक्ट, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा मान लीजिए नॉट इनकरेक्ट, है ना, कहीं पे ऐसा भी रहेगा नॉट इनकरेक्ट। तो भाई ये इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ये सब चीज के ऊपर ध्यान देना है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार देख लीजिए कि कोई डबल नेगेटिव टर्म वहां पे यूज तो नहीं किया गया, क्योंकि इस जगह पे लोग जाके धोखा खाता है। ठीक है, और थोड़ा सा जब आप लोग देखते हैं तो मतलब जब भी मान लीजिए, एक और चीज़ नॉर्मली हम नोटिस किए हैं, ऑल ऑफ दीज, जहाँ पे ऑल ऑफ दीज रहता है तो वहाँ पे आप एक बार एटलीस्ट तुरंत एक क्वेश्चन को, एक ऑप्शन को देख के फट से टिक नहीं मारना है, एटलीस्ट बाकी को भी देख लीजिए इसका चांस है या नहीं है, इसके प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हम लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट देखेंगे। टोटल हम लोगों का कितना मैनुअल है, पोस्टल मैनुअल, कोई बताइएगा पब्लिक चैट में, टोटल हाउ मेनी पोस्टल मैनुअल्स आर देयर। बिल्कुल, टोटल 8 पोस्टल मैनुअल हमारे पास है। पोस्टल मैनुअल जो है ना, बेसिकली आप लोग जानते हो, फिर भी हम बताते हैं बार बार, ये जो है ये होता है हाउ टू वर्क, है ना, ये हमको बताता है हाउ टू वर्क इन पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट ऑफिस में हम कैसे काम करेंगे, मतलब ये होता है गाइडेंस, गाइडेंस टू एम्प्लॉयज़, जो हमारा डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनके प्रति जो गाइडेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टल मैनुअल। और जो कस्टमर के प्रति गाइडेंस होता है, कस्टमर का गाइडेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइड, पोस्ट ऑफिस गाइड। आप लोग जानते हैं टोटल कितना पोस्ट ऑफिस गाइड है, एक बार पब्लिक चैट में बता दीजिए, टोटल हाउ मेनी पीओ गाइड्स आर देयर। टोटल 4 पीओ गाइड है, वेरी गुड, टोटल 4 पीओ गाइड है। कंटेंट सबको याद है कि 4 पीओ गाइड का कंटेंट क्या है, फटाफट एक बार बताइए, तो हम पूछेंगे आप बताइएगा। पीओ गाइड पार्ट 1 कंटेंट क्या है, फटाफट पब्लिक चैट में लिखिए। थोड़ा सा जो लोग सो के बैठ के आप लोग ये कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा ये हो जाए, डोमेस्टिक मेल, बेसिकली इनलैंड मेल हम लोग बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं कि इनलैंड मेल, इनलैंड मेल एंड अदर एंड फिनेंशियल प्रोडक्ट्स अदर देन सेविंग्स, है ना, एसबीएसई, सेविंग्स बैंक, सेविंग्स सर्टिफिकेट रिलेट, इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो बाकी जो रहता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा पीओ गाइड पार्ट 1 का कंटेंट हो जाता है। क्या क्या हुआ, इनलैंड मेल और फिनेंशियल प्रोडक्ट अदर देन सेविंग्स बैंक और सेविंग्स सर्टिफिकेट। पीओ गाइड पार्ट 2 में क्या आता है बता दीजिए एक बार फटाफट से, पीओ गाइड पार्ट 2 में क्या आता है। वेरी गुड अग्निव जी, लिपन, सुमंत, सीताराम, शशिरेखा, वेरी गुड। क्या आता है, बाकी लोग भी जवाब दीजिए, अगर किसी को नहीं मालूम है डोंट नो लिख दीजिएगा, तो हम एक बार फटाफट से बता भी देंगे। ये क्या बताता है, ये हमको बताता है इंटरनेशनल, सॉरी,
इंटरनेशनल मेल्स के बारे में बताता है ना, इंटरनेशनल मेल्स के बारे में बताता है। पीओ गाइड पार्ट 3 ये क्या बताता है बताइए, ये हमको बताता है लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। और पीओ गाइड पार्ट 4 ये क्या बताता है, ये हमको बताता है एसबी और एससी सेविंग्स बैंक और सेविंग्स सर्टिफिकेट, इसके बारे में हमको बताता है ना। हम सभी लोग ये जानते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये होता है हमारा 4 पीओ गाइड। अब आते हैं अगर हम लोग पोस्टल मैनुअल में, तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 1 इसमें क्या क्या है कोई बताइएगा। पीएम वॉल्यूम 1 इसमें क्या क्या है, किसी को याद है? समरी बताना है बस, डिटेल्स में नहीं जाना है। तो इसमें आपका बताया गया डिफरेंट एक्ट्स एंड रूल्स, एक्ट और रूल का कलेक्शन है। जैसे जैसे आपका हो गया आईपीओ एक्ट है ना, आईपीओ एक्ट आपका 1898 जो था, फिर आपका आईपीओ रूल, आईपीओ रूल है ना, गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट 1873। तो ये सारा क्या है, ये सारा हो जाता है आपका पीओ गाइड पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 1 जो है इसका कंटेंट है ना, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी बहुत बार चर्चा किए हैं। फिर पीओ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 इसका मेन कंटेंट क्या है कोई बताइएगा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 का कंटेंट क्या है? ओ ए पी एस बी बी, वेरी गुड। ओ ए पी एस बी बी मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, अपील, पिटीशन, स्टॉक, स्टॉक, बजट एंड बिल्डिंग है ना। तो ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम 2 का कंटेंट। चलिए पीएम वॉल्यूम 3 कंटेंट बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए। डिसिप्लिन, वेरी गुड। डिसिप्लिन हम कैसे इसको याद रखते हैं, हम लोग याद रखते हैं जो लोग डिसिप्लिन नहीं है वो थर्ड क्लास होता है। वेरी गुड देवेन जी, शशिरेखा जी। चलिए वॉल्यूम 4 पीएम वॉल्यूम 4 आपको यहाँ पे सारा पढ़ना पड़ेगा आईपी के लिए है ना। आईपी का सिलेबस मतलब समुंदर है और आपको समुंदर में तैरना सीखना है। वेरी गुड। ये क्या बताता है, एप्पल, खाया हुआ एप्पल मतलब अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, लीव एंड स्टैब्लिशमेंट है ना। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, लीव एंड स्टैब्लिशमेंट, ये खाया हुआ एप्पल है, सेब है ना। चलिए स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसमें ध्यान नहीं देना है। कहा गया, अरे एक मिनट वेट करिए, इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं भाई साहब को। स्टैब्लिशमेंट, अच्छा बताइए वॉल्यूम 5 पीएम वॉल्यूम 5 क्या बताया गया है इसमें? मेल एंड इन्वेस्टिगेशन, वेरी गुड। मेल एंड इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6। चलिए वॉल्यूम 6 बाद में देखेंगे, पहले वॉल्यूम 7 देखते हैं। वॉल्यूम 7 में क्या बताएगा बताइए फटाफट से, पब्लिक चैट में सब लोगों का आंसर आना चाहिए। शशि रेखा जी, सीताराम, सत्येंद्र, बाकी लोग, अग्नि, रंजना, बाकी लिपन, प्रदीप, वेरी गुड दीपंकर, बिल्कुल ये सभी लोग जानते हैं पर जवाब नहीं देते हैं है ना। आप लोग बड़े कंजूस हो, इतना कंजूसी से काम नहीं चलता है ना। पीएम वॉल्यूम 8 इसमें क्या क्या था, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस का यहाँ का क्या ड्यूटीज़ वगैरह है, ये सारा फलाना ढंकाना रहता है। अब ये गया हमारा डिफरेंट आपका पोस्टल मैनुअल। अब हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं एक पोस्टल मैनुअल जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा वाला है, वॉल्यूम 6 है ना। तो वॉल्यूम 6 में क्या क्या बताया गया एक बार हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो वॉल्यूम 6 टोटल कितने पार्ट में है कोई बताइएगा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में कितने बात बताया गया, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के भी इधर सीओ आएगा, आरओ आएगा है ना, आपका पीएचडी आ जाएगा, डिवीजन ऑफिस आ जाएगा, सारा आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये टोटल 3 पार्ट में है। तो पहला आता है पार्ट 1, ये क्या बताता है, ये हमको बताता है बेसिकली ऑर्डिनरी एंड अकाउंटेबल मेल्स के बारे में है ना। बेसिकली हमारा जो डिफरेंट मेल रिलेटेड डिपार्टमेंट वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दिया हुआ है, पर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप देखिएगा आपको इसको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमको बताता है मनी ऑर्डर के बारे में, और पार्ट 3 ये हमको बताता है डिफरेंट मैटर्स जैसे सब अकाउंट, अकाउंटिंग इन पोस्ट ऑफिसेस है ना, ड्यूटीज ऑफ
लेटर बॉक्स अटेंडेंट, तो ये डिफरेंट मैटर हो जाता है आपका वॉल्यूम 6 का। तो अब हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 को। हमको बाकी चीज़ जो है उसके ऊपर चर्चा नहीं करना है, हम लोग आएंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 में। तो आप सभी को मैं दोबारा स्वागत करता हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो पेन वगैरह नहीं लिए हैं तो आप अपने पास पेन भी रख सकते हैं, चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, चाहते तो खाली सुनते भी हैं तो भी अच्छा रहेगा, है ना। बस सुन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा और आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो समराइज अगर हम लोग करें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 को, तो बोला जाता है ये डील्स विद ऑर्डिनरी एंड अकाउंटेबल मेल, है ना। अब इसको टोटल 6 चैप्टर में बांटा गया, टोटल 6 चैप्टर। और बेस्ट हमारा आईपी के लिए फ़ायदा क्या है भाई, हमको ये 6 चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, चैप्टर 1 को पढ़ना है, जहाँ पे क्या बताया गया, मिसलेनियस रूल्स के बारे में बताया गया। तो चैप्टर 1 कंसिस्ट ऑफ मिसलेनियस रूल्स, जिसके भीतर रूल 1 से लेके रूल 55B तक दिया गया है। इसके अलावा जो 5 आपका चैप्टर है, इसमें देखिए 5 डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। मेल डिपार्टमेंट, शॉर्टिंग डिपार्टमेंट, डिलीवरी डिपार्टमेंट, डिपॉजिट डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट। क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ऑर्डिनरी एंड अकाउंटेबल मेल के बारे में, तो सारा डिपार्टमेंट जो देखिए मेल रिलेटेड है ना। यहाँ पे दूसरा कोई डिपार्टमेंट आपको नहीं दिया गया, सारा डिपार्टमेंट है मेल रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे टोटल 6 चैप्टर मिला। और बेसिकली अगर पूरा रूल आप देखिएगा तो इसके भीतर 233 आपको रूल मिल जाएगा इस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में। तो ये सब सवाल आपसे पूछेगा नहीं कि कितना आपका रूल है वगैरह है, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। चैप्टर 1 हमको याद रखना है, जहाँ पे आपका मिसलेनियस रूल के बारे में बताया गया। अब एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलिए सत्येंद्र जी, विशाल, अच्छा, बीच बीच में जवाब देते रहिएगा। जो लोग नया पहली बार आप क्लास कर रहे हो या फिर पहले क्लास किए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये चीज़ नया चीज़ है। तो कितने लोगों ने पहले पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पढ़े हैं? एक बार पब्लिक चैट में हमको थोड़ा बताइए तो, वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 पहले पढ़े हैं ऐसा कौन कौन है? शशि रेखा जी पढ़े हैं, विशाल पढ़े हैं, चलिए बढ़िया है। अच्छा, डोंट रीड नो, अच्छा शशि रेखा नहीं पढ़े हो, सीताराम नहीं पढ़े हैं, सुमन तो पढ़े हैं, नहीं पढ़ा आकाश। चलिए ज़्यादातर मुझे लग रहा है नहीं पढ़ने वालों के दल में है ना। तो हम भी आप ही के साथ में हैं, चलिए साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बताया गया। तो पहले आते हैं हम लोग रूल 1। यहाँ पे मेरे हिसाब से रूल नंबर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम 6 में आपको सबसे ज़्यादा याद रखने का जो ज़रूरत पड़ सकता है वो है फॉर्म नंबर, ठीक है। यहाँ से फॉर्म नंबर पूछा जाने का तगड़ा चांस है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंट जगह पे जो फॉर्म नंबर बताया गया, ये सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला गया पहले, देखिए पहला जो रूल ऑन है ये हमको बताता है नो ग्रेचुइटीज़ टू बी टेकन बाय द ऑफिशियल। आप अगर वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 को पढ़िएगा ना, तो जब आप आईपी बनिएगा आपको बहुत मदद मिलेगा। मेरा बात सुन लीजिए, आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के बाद के काम के लिए इस वॉल्यूम को पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आप कैसे काम करिएगा, मेल रिलेटेड जो भी मैटर आएगा कैसे डील करेंगे, तो आपका नज़रिया बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा, है ना। चलिए, अब आप जब ये रूल को देख रहे हैं, रूल को पढ़ रहे हैं, तो मन ही मन आप खुद को एक इंस्पेक्टर सोचिए, ठीक है, दूसरा कोई नहीं। आप इंस्पेक्टर हैं, आपको इंस्पेक्टर के व्यू से इसको देखना है। क्या क्या बताया जा रहा है? पहला बात बताया गया, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फी और ग्रेचुइटी फॉर द असिस्टेंस टू इलिटरेट पर्सन्स फॉर फिलिंग अप मनी ऑर्डर फॉर्म्स और एट्सेट्रा। मतलब कोई दूसरा फॉर्म, मान लीजिए मनी ऑर्डर फॉर्म हो, सेविंग्स का फॉर्म हो, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो, किसी भी प्रकार के फॉर्म भर देने के लिए पोस्ट ऑफिस का जो भी ऑफिशियल रहेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का फीस या ग्रेचुइटी वगैरह उनसे नहीं ले सकता। मतलब कोई भी लाभ आप उनसे नहीं ले सकते कि चलो हम आपको मदद कर देते हैं मनी ऑर्डर का फॉर्म भरने में, हमको 50 रुपये दे देना,
तो यहाँ पे क्लियरली मना किया गया। तो ये रूल लगाते हुए अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम उसको चार्जशीट भी कर सकते हैं कि वायोलेशन ऑफ रूल ऑन ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, है ना, कि पोस्ट मास्टर मतलब मान लीजिए कोई क्लर्क था या कोई पोस्टमैन था, उसने क्या किया, किसी का मनी ऑर्डर का फॉर्म भर दिया और उनसे 50 रुपये ले लिया। तो ये बात उसको मना करता है, रूल नंबर 1 उनको मना करता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फी और ग्रेजुइटी फॉर असिस्टेंस टू इलिटरेट पर्सन। खास करके यहाँ पे इलिटरेट इसलिए बोला क्योंकि लिटरेट पर्सन को मान लिया जाता है कि वो अपना अकाउंट खुद डील कर सकता है ना, तो जिस कारण से इलिटरेट ही बोला गया, पर इट इज़ प्रोहिबिटेड। और इसको कौन इंश्योर करेगा? द पोस्ट मास्टर विल इंश्योर। तो अगर मान लीजिए कोई पोस्टमैन आपका ये सब गलत करता है तो ये पोस्ट मास्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखना कि उनके ऑफिस में ये गलती ना हो। ठीक है। अब आज के दिन में तो हम लोग चिट्ठी वगैरह कोई लिखते नहीं है, पर कभी एक जमाना था जब चिट्ठियाँ लिखा जाता था, है ना। बॉर्डर मूवी आप देखे होंगे, चिट्ठी आया है, एक जो गाना भी था। तो ये हमारा जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 है, बेसिकली ये लास्ट जो आया हुआ था ना, वो आपका 1980-1983 में आया हुआ था, जिसके बाद इसमें अमेंडमेंट वगैरह नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल लेटर राइटर्स, कुछ कुछ लोग होते हैं, एक ज़माना था जब लेटर राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस दिया जाता था, है ना। अब मान लीजिए आपको अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, अब आप अच्छा लिख नहीं सकते हो, तो आपने क्या किया, चलो भाई प्रोफेशनल लेटर राइटर जो है उसका मदद ले लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, उसके लिए प्रोफेशनल लेटर राइटर्स जो रहते थे उन लोगों को कुछ फीस दिया जाता था, कुछ चार्ज दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। अब कितना दिया जाता था, तो वो एक फॉर्म होता था जिसको बोला जाता था MS-42, MS-42, जो आपका इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में रहता था। ये बेसिकली एक नोटिस होता था जो बताता था कि प्रोफेशनल लेटर राइटर्स को कितना फीस दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पर्सनली मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछेगा, पर जानना बहुत ज़रूरी है ये, है ना, कि ऐसा एक चीज़ हमारे पोस्ट ऑफिस में था। अब आते हैं हम लोग आगे, जहाँ पे हमारा रूल 2 हमको बताता है वर्क्स ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज। तो संडे के दिन और पोस्टल हॉलीडेज के दिन पोस्ट ऑफिस में कैसे काम होगा, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, तो रूल 2 में बताया गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बोल दिया गया, क्या बोला कि गाइडलाइंस टू बी फॉलोड एज पर द पीओ गाइड पार्ट 1। तो पीओ गाइड पार्ट 1 में भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको बोला गया कि संडेज के दिन कैसे काम होगा, पोस्टल हॉलीडेज के दिन कैसे काम होगा, इसके बारे में आपका बताया गया है। वहाँ पे बोला गया कि नो पोस्ट ऑफिस विल रिमेन ओपन ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़ के कोई भी दूसरा पोस्ट ऑफिस जो है वो संडेज के दिन, हॉलीडेज के दिन ओपन नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये बात हमको कौन बताता है, रूल 2 बताता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 का। अब ये जो नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं, फिर भी बस एक रिवीजन हो जाएगा। क्या बताया जा रहा है, अच्छा कोई बताइएगा कि आपका पोस्टल पीओ गाइड पार्ट 1 के कौन सा क्लॉज में नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया, कौन सा क्लॉज में नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया। याद है किसी को? चलिए, किसने जवाब दिया? 5। वेरी गुड सत्येंद्र जी। देखिए कहाँ पे बताया गया था, क्लॉज 5 ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1। तो बेसिकली वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 में आपका रूल 2.1 में आपका नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया, और यही नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 5 में भी बताया गया था। क्या क्या बोला जा रहा है देखिए, तो नॉर्मली बोला जा रहा था वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय हेड ऑफ द सर्किल, है ना। पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग आवर होता है वो कौन फिक्स करता है, तो हेड ऑफ द सर्किल करता है। अब हेड ऑफ द सर्किल जब वर्किंग आवर फिक्स कर देता है, उसके आधार पे नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस जो है वो इशू किया जाता है, आइदर बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ब्रांच ऑफिसर्स के केस में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, है ना, तो उनके द्वारा इशू किया जाता है।
एग्जाम पे कभी कभी सवाल पूछता है कि हु फिक्सेस द वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, हु जनरली फिक्सेस द वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। ऑप्शन ए हेड ऑफ द सर्किल, ऑप्शन बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी हेड ऑफ द डिवीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर आ जाएगा? कौन इशू करता है वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस? जनरली कौन फिक्स करता है? फटाफट से बताइए, जितना लेट करिएगा हम उतना फाकी मारेंगे। हेड ऑफ द सर्किल, वेरी गुड सत्येंद्र जी, कविता जी, वेरी गुड। कौन करता है? वेरी गुड अग्निव रोहन, हेड ऑफ द सर्किल इशू करता है। अब आता है सवाल कि इसको एक्सटेंड कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, फिक्स करता है कौन? फिक्स करता है हेड ऑफ द सर्किल। पर अगर कभी भी बात आता है कि हु मे एक्सटेंड द वर्किंग आवर वर्किंग आवर ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, कौन आपका क्या कर सकता है? पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो कौन कर सकता है बताइए पब्लिक चैट में? वेरी गुड, डीजी पोस्ट। इसको याद रखना है, कौन आपका एक्सटेंड कर सकता है? तो डीजी पोस्ट जो है वो इसको एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा चलिए यहाँ पे हमको बता दीजिए, एट प्रेजेंट हु इज द डीजी पोस्ट? प्रेजेंट डीजी पोस्ट कौन है? प्रेजेंट डीजी पोस्ट का नाम क्या है? सुमिता, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया सुमंतो जी, स्मिता कुमार। अच्छा ये पुरुष है या महिला है बता दीजिए? बिल्कुल ओमेन है, फीमेल है ना? आपका इनका नाम क्या है? तो हम लोग बोलेंगे श्रीमती स्मिता कुमार। तो एग्जाम पे मान लीजिए कभी अगर पूछ दिया डिजी पोस्ट का नाम, तो ध्यान लीजिएगा उसके पहले श्रीमती या मिसेस रहना चाहिए। मिस्टर दे दिया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुमार देख के कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? द डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस up to 8:30 PM and keep them open on Sundays also। तो डिजी पोस्ट जो है वो क्या कर सकता है? वर्किंग आवर को एक्सटेंड कर सकता है, पर ऐसा नहीं कि रात भर ओपन रखेगा। आपको एग्जाम पे सवाल पूछ सकता है कि नाइट पोस्ट ऑफिसेस आर केप्ट ओपन फॉर होल नाइट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ट्रू और फॉल्स। क्या हो जाएगा आंसर? ये ट्रू है या फॉल्स है कि नाइट पोस्ट ऑफिसेस आर केप्ट ओपन? फॉल्स, बिल्कुल। वेरी गुड। तो ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम 8:30 बजे तक जो है वो खुला रखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है दिस पोस्ट ऑफिसेस, मतलब दोज पोस्ट ऑफिसेस विच आर केप्ट ओपन टिल 8:30 PM मैक्सिमम। ये देखिए सारा नाइट पोस्ट ऑफिस 8:30 बजे तक नहीं खुलता है, कुछ आपका 7:30 बजे तक रहता है, कुछ 8 बजे तक रहता है, कुछ 8:30 बजे तक रहता है, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा। और संडेज के दिन में भी वो लोग काम करता है। तो बोला जा रहा है दिस पोस्ट ऑफिसेस आर नोन एज नाइट पोस्ट ऑफिसेस एंड will transact those transactions which have been authorized by the DG in this behalf। तो कौन सा पोस्ट ऑफिस को कौन सा ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथोराइज किया गया, ये कौन करेगा? डीजी पोस्ट ऑथोराइज करेगा, और जो ट्रांजैक्शन के लिए ऑथोराइज करेंगे वही ट्रांजैक्शन ये लोग करेंगे। तो नॉर्मल सिनेरियो अगर हम लोग देखें, वहां पे क्या बोला गया? बोला गया ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर्स, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर्स। कब? ऑन वीक डेज। तो वीक डेज का जो एक्सटेंडेड आवर रहता है उस दौरान क्या क्या होता है? तो बोला जा रहा है दिस पोस्ट ऑफिस विल जनरली बुक registered articles including BP articles, sale of IPO and postage stamp। तो बोला जा रहा है ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर्स ये पोस्ट ऑफिस क्या करेगा एक्सटेंडेड आवर में? तो एक्सटेंडेड आवर में बोला जा रहा है ये पोस्ट ऑफिस क्या क्या कर सकता है? आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल का बुकिंग कर सकता है, बीपी आर्टिकल का बुकिंग कर सकता है, आईपीओ का सेल कर सकता है, पोस्टेज स्टैम्प का सेल कर सकता है ना? ये सारा काम ये कर सकता है। साथ ही साथ और क्या कर सकता है? तो बोला जा रहा है कि डिपॉजिट इनटू सेविंग्स बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इनटू सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट। अब कैश सर्टिफिकेट अब तो कुछ रहा नहीं, तो आप सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड सर्टिफिकेट मान लीजिए। ये कब हो सकता है? तो बोला जा रहा है ये वीक डेज में ही होगा, वीकेंड में नहीं होगा।
ओनली ऑन वीकडेज। और कब तक होगा, तो वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 में बताया गया आपका 7:30 बजे तक होगा। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है क्योंकि पीओ गाइड में इसको 7 बजे तक बताया गया है ना। तो ये आपका डिपेंड करेगा, डीजी पोस्ट जैसे ऑथराइज करेंगे या जो भी, तो दोनों चीज़ आप दिमाग में रखिए, है ना। उसके बाद ऑप्शन में जैसा रहेगा अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। ऑप्शन में अगर दोनों रह गया तो भाई क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको लेकर। अब क्या बोला जा रहा है कि अब देखिए, ये पहले हम लोग देखें वीकडेज में क्या होगा। तो वीकडेज में जो एक्सटेंडेड आवर रहता है उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रजिस्टर्ड आर्टिकल को बुक करेंगे, है ना। रजिस्टर्ड आर्टिकल को बुक करेंगे, हम बीपी आर्टिकल्स का बुकिंग करेंगे, आईपीओ का सेल करेंगे, पोस्टेज स्टैम्प का सेल करेंगे, सेविंग्स बैंक सेविंग सर्टिफिकेट का काम करेंगे, है ना। और कितने बजे तक करेंगे, तो 7:30 बजे तक मैक्सिमम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब क्योंकि हम लोग पोस्टल मैनुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि पोस्टल मैनुअल जो है इट इज़ द गाइडेंस फॉर पोस्टल स्टाफ। तो जिस कारण से मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा, खास करके आईपी एग्जाम पे, क्योंकि आपके आईपी एग्जाम में पीओ गाइड पार्ट 1 भी है और आपका वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 भी है, तो आपको 7:30 बजे ही जाना बेहतर रहेगा। पर मान लीजिए कि कोई आपका पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे रहा है, तो भाई पोस्टल असिस्टेंट के एग्जाम पे भी आपका ये वॉल्यूम 6 पार्ट, हालांकि वहाँ पे भी आपका आ जाएगा, तो दोनों आपका ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा कि नहीं। पर मान लीजिए कोई एमटीएस का एग्जाम दे रहा है, अब एमटीएस का वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 है नहीं, पर पीओ गाइड पार्ट 1 है, तो वो 7 बजे तक ही उसके लिए आंसर होगा, उसके लिए 7:30 बजे आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नाइट पोस्ट ऑफिस को लेके, और कुछ बातें हैं जिसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग संडेज और नेशनल हॉलीडेज के दिन क्या होगा, है ना। संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज के दिन ध्यान रखिएगा, एग्जाम पे ये सवाल बहुत बार पूछता है कि नाइट पोस्ट ऑफिसेस आर केप्ट ओपेन्ड ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज फॉर द पीरियड ऑफ 10 AM टू 17 मतलब 10 आवर्स टू 17 आवर्स। फिर आपका रह जाएगा कि मान लीजिए अप टू 8:30 PM, है ना, इस प्रकार से आपका रहेगा, या फिर 7:30। तो आपको याद रखना है संडेज और नेशनल हॉलीडेज के दिन हमारा काम कितने बजे से कितने बजे तक होगा, तो 10 बजे से लेके शाम का 5 बजे तक ही होगा। मतलब इस दिन रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर रहेगा, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर में हम लोग काम नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर में ही हमारा काम चलेगा। एक ही शिफ्ट में यहाँ पे आपका काम चलेगा 10 बजे से लेके शाम का 5 बजे तक। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखना है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा संडेज हॉलीडेज वगैरह का दिन रहता है, इस दिन क्या क्या नहीं होगा, तो बोला जा रहा था डिलीवरी फंक्शंस ऑफ द ऑफिसेस आर इंटायरली सस्पेंडेड। मतलब उस दिन जनरल सर्कमस्टेंसेस पे डिलीवरी का काम नहीं होगा, एक्सेप्ट जो मान लीजिए हमारा राखी वगैरह, राखी मेल्स वगैरह आता है, वो सब अलग अलग ओकेशन है, उसको छोड़ दीजिए आप। नॉर्मल सिनेरियो में डिलीवरी फंक्शन विल बी सस्पेंडेड ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। ठीक है, मनी ऑर्डर का पेमेंट वगैरह भाई नहीं चलेगा, सेविंग्स बैंक का वर्क, है ना, सेविंग सर्टिफिकेट का काम, ये सारा सस्पेंडेड रहेगा फॉर संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेटा आपका दिया गया है, हालांकि इसमें और थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। एक आपका समरी आया हुआ था, हम उसको ढूंढ रहे थे, आज हमको मिला नहीं, चले हम एक बार आपको भेज देंगे उसको। 2023 का भी एक समरी आया हुआ है, किसी ने फॉलो किया है? एनुअल रिपोर्ट तो अभी तक आया नहीं। 2023, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए। 2023-24 समरी, पोस्ट ऑफिस समरी। देखिए, समरी ऑफ एक्टिविटीज़, ये एक आया हुआ है जो आपका एनुअल रिपोर्ट के में तो हमारा आया नहीं फिलहाल, पर एनुअल रिपोर्ट के लिंक के भीतर ही ये आपका आया हुआ है। तो ये वाला से भी कुछ कुछ सवाल हम लोग देख सकते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट आपका हो सकता है। चलिए, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार कंफर्म करिए देवी और सजनों। अच्छा, तो आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पे रूल 3, जो हमको बताता है अबाउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस।
पोस्ट ऑफिस का डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में और उसका इंचार्ज कौन होगा। तो हमारे पास देखिए मेल डिपार्टमेंट है, शॉर्टिंग डिपार्टमेंट, डिलीवरी डिपार्टमेंट, डिपॉजिट डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन, पार्सल, सब अकाउंट डिपार्टमेंट, मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट, सेविंग्स बैंक डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट। तो ये सारा डिपार्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है। 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पे टोटल 10 डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। और सबका कौन इंचार्ज रहेगा उसके बारे में बताया गया। तो मेल डिपार्टमेंट, तो मेल क्लार्क जो रहेगा वो आपका हेड करेगा। शॉर्टिंग डिपार्टमेंट शॉर्टिंग क्लार्क, डिलीवरी डिपार्टमेंट डिलीवरी क्लार्क, डिपॉजिट इसमें कुछ आपका खास है नहीं। कैश डिपार्टमेंट जो रहेगा वो आपका ट्रेजरर देखेगा, है ना। तो ये सारा आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब बात आता है ये सारा डिपार्टमेंट जो है ऐसा मैंडेटरी नहीं कि एक पोस्ट ऑफिस में ये सारा डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इंचार्ज रहेगा। कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे हम लोग जानते हैं हमारा जो पोस्ट ऑफिस होता है, कभी वो आपका सिंगल हैंडेड होता है, कभी आपका डबल हैंडेड होता है, कभी आपका ट्रिपल होता है, कभी उससे ज़्यादा होता है ना। जैसे सी क्लास एसओ, बी क्लास एसओ, ए क्लास एसओ या फिर एमडीजी, बड़े बड़े एसओ। तो ये डिफरेंट प्रकार का ऑफिस हो सकता है। तो कभी कभी जहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ कम रहेगा, है ना, जहाँ पे मान लीजिए एक ही स्टाफ है, सी क्लास एसओ, सिंगल हैंडेड एसओ है, तो भाई ये सारा डिपार्टमेंट का काम एक आदमी को ही दिया जाएगा, है ना। फिर मान लीजिए कि कोई जगह पे 2 जन है, तो वहाँ पे इस काम को आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 काम एक को दिया गया और बाकी काम जो है दूसरे को दिया गया, तो ये अलग अलग रहता है। अब इसके भीतर कुछ बातें आपका बताया गया जो आप ध्यान दे सकते हैं, जहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इन ए सब ऑफिस in which there is no separate cash department, the sub postmaster performs as the duties of treasurer। तो जो आपका सब ऑफिस में कोई सेपरेट कैश डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, है ना, कोई कैश डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। मान लीजिए ट्रिपल हैंडेड ऑफिस है, तो ट्रिपल हैंडेड ऑफिस में दो, मान लीजिए एक आपका अलग अलग जगह पे काम पे लगाया गया, है ना, पर यहाँ पे कोई कैश डिपार्टमेंट आपका अलग से नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, द सब पोस्ट मास्टर विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ट्रेजरर। याद रहेगा, अगर कोई सेपरेट कैश डिपार्टमेंट नहीं है, देन सब पोस्ट मास्टर विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ट्रेजरर। अब क्या बोला जा रहा है, दिस ड्यूटी मे बी entrusted टू क्लार्क अंडर द ऑर्डर ऑफ हेड ऑफ द सर्किल। तो ये जो आपका ड्यूटी है, ये किसी क्लार्क को भी ट्रेजरर का काम वहां पे दिया जा सकता है, पर इसके लिए ऑर्डर कौन देगा, तो बोला जा रहा है हेड ऑफ द सर्किल जो है वो आपका इसके लिए ऑर्डर करेंगे। तो ये दो बात आपका बताया गया है रूल 3 में। अब रूल 4 जो है ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आपको सवाल पूछा जाएगा। रूल 4 क्या बताता है, ये हमको बताता है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, जिसको हम लोग MDW नाम से भी जानते हैं। तो भाई चीज़ क्या है, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट डिपार्टमेंट रहता है, डिफरेंट ब्रांच रहता है। अब उस ब्रांच का क्या काम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हमारा मेल डिपार्टमेंट, बेसिकली हम इसको मेल ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो ये मेल डिपार्टमेंट या मेल ब्रांच में जो मेल क्लार्क रहेंगे उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो है इनका क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट्स है, क्या क्या उनको करना है। सब अकाउंट डिपार्टमेंट में सब अकाउंट पीए को क्या क्या काम करना रहता है, ये सारा चीज़ हमको कौन बताएगा, तो ये हमको बताएगा MDW, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये बाय नेम नहीं होता है, बाय ब्रांच और बाय डिजिग्नेशन होता है। जैसे पोस्ट मास्टर का काम क्या है, तो भाई पोस्ट मास्टर आएगा, ऑफिस में आएगा, वो आपका डे बिगिन करेगा। मान लीजिए फिर आपका शिफ्ट भी, आपका डे बिगिन करने के बाद काउंटर एलोकेशन करेगा। काउंटर एलोकेशन करने के बाद सपोज वो क्या करेगा, कैश वगैरह जो है काउंटर को दे देगा, है ना, फिर उसका कैश का रिटर्न लेगा, ये करेगा वो करेगा, बीओ में पैसा भेजेगा, इसको ये करेगा। या फिर ट्रेजरर का मान लीजिए सारा काम है, तो ये कौन हमको बताएगा, तो हमको MDW यानी कि मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, ये हमको बताएगा ये डिटेल्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है कि MDW का फॉर्म नंबर क्या है। पब्लिक चैट में आप लोग लिखिए MDW का फॉर्म नंबर क्या है, दिख रहा है डजेंट मैटर, अपने हाथ से इसको लिखिए। क्या बताया जा रहा है, MDW का फॉर्म नंबर क्या है, शुभेंदु जी, देवेन, अग्निब, सीताराम, शशि रेखा, लक्ष्मण राव, विशाल, महेश, रवि तेजा, रोहन, सत्येंद्र, अंशु, वेरी गुड। चलिए और बाकी लोग किधर गया, फाकी नहीं मारना है। रंजना जी वेरी गुड, हर्षा, बाकी लोग लिखिए MS वेरी गुड, सुमंतो, प्रदीप,
बिल्कुल, तो याद रखना है। फॉर्म नंबर क्या है, MS11। याद कर लीजिए, एग्जाम पे पूछ सकता है, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है। MS11 क्या है, तो भाई MDW है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। अब बनता कब है, तो बोला जा रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट मास्टर। देखिए ध्यान दीजिएगा, बात पे घूमना नहीं है, बात का आपको फ्लेवर को समझना है, उसका कंसेप्ट को समझना है, कौन बना रहा है, तो प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट मास्टर। कहाँ पे, व्हेन देयर इज ऑन और मोर PA। किसी भी पोस्ट ऑफिस में एक आपका मान लीजिए पोस्ट मास्टर का पद है, या कोई सिंगल हैंडेड ऑफिस है, या फिर आपका मान लीजिए एक से ज़्यादा हैंडेड ऑफिस है, तो भाई ठीक है, एक हो एक से ज़्यादा हो, जो पोस्ट मास्टर रहेगा वो इसको बनाएगा, और बनाने के बाद क्या करेगा, it is submitted for approval to the head of the division। head of the division के पास इसको भेज देगा for the purpose of approval। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने इसको बनाया, हेड ऑफ द डिवीजन के पास भेज दिया फॉर अप्रूवल, और उसके बाद क्या होगा, तो जो सुपरिटेंडेंट हमारा है, हेड ऑफ द डिवीजन जो है, वो क्या करेंगे भाई, इसको साइन करेंगे और वापस भेजेंगे पोस्ट ऑफिस में। तो बेसिकली इट इज अप्रूव्ड बाय हेड ऑफ द डिवीजन। ध्यान दीजिएगा भाषा के ऊपर, अप्रूव्ड बाय हेड ऑफ द डिवीजन, प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट मास्टर। प्रिपेयर कौन कर रहा है, पोस्ट मास्टर। अप्रूव कौन कर रहा है, हेड ऑफ द डिवीजन। ठीक है, अब हेड ऑफ द डिवीजन इफ ही वांट्स दैट एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, देन इट में सेंड अलोंग विद द मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन चाहिए, मान लीजिए किसी का कोई काम छूट गया था, या फिर किसी काम A को होना चाहिए वो B को आ गया, तो हेड ऑफ द डिवीजन कैन मेक द मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन, करेक्शन, ये सारा काम कर सकता है। अब ये जो हमारा MDW होता है, इसमें होता क्या क्या चीज़ है, तो नंबर 1 बताया गया, इट कंटेन्स द डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल ब्रांच चॉइस। तो डिफरेंट ब्रांच, जैसे ट्रेजरी ब्रांच, उसका क्या काम रहेगा ये बताया जाएगा। सब अकाउंट ब्रांच, उसका क्या काम बताया जाएगा। पोस्ट मास्टर, उनका क्या काम है बताया जाएगा, है ना। यहाँ पे राम बाबू, श्याम बाबू, फलाना ढंकाना, इनके बारे में नहीं बताया जाएगा, उस ब्रांच के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपका बताया जाएगा। तो एक नंबर गया डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल्स ब्रांच वाइज। फिर हो गया आवर्स ऑफ अटेंडेंस। आवर्स ऑफ अटेंडेंस हम क्यों बोल रहे हैं, तो भाई मान लीजिए कोई ऑफिस में स्प्लिट ड्यूटी है ना, जैसे बड़े बड़े HO वगैरह में आप देखिएगा, मेल डिपार्टमेंट में आपका स्प्लिट ड्यूटी रहता है, ट्रेजरी में स्प्लिट ड्यूटी रहता है। तो यहाँ पे आवर्स ऑफ अटेंडेंस कि भाई कब उनको आना है, कब तक रहना है, ये डिटेल्स भी आपका MDW में दिया जाता है। साथ में क्या रहता है, तो नंबर हुआ डिजिग्नेशन ब्रांच वाइज, नंबर 2 आवर्स ऑफ अटेंडेंस, और नंबर 3 ड्यूटीज असाइन टू देम। तो डिफरेंट जो ब्रांचेज है उसको काम क्या दिया गया, मेन चीज तो वही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो याद रहेगा डिजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल्स मतलब ब्रांच वाइज, डिजिग्नेशन ऑफ ब्रांच आप बोल सकते हैं, आवर्स ऑफ अटेंडेंस, ड्यूटीज असाइन टू डिफरेंट ब्रांचेस। ये तीन चीज जो है इसका इंपॉर्टेंट बुनियाद है, नींव है, तो ध्यान रखना है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक बार हमारा सुपरिटेंडेंट साहब ने MDW बनाया, और बनाने के बाद आपके ऑफिस में भेज दिया, तो बोला गया नो चेंज शैल बी मेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ SPOs और डिविजनल हेड। जब तक डिविजनल हेड ऑर्डर नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन करेक्शन इन इट, है ना। आप बनाए थे, ठीक है, प्रिपेयर किए थे, पर आप उसमें कोई सुधार, कोई करेक्शन कुछ आप नहीं कर सकते हैं। पर टेम्पोररी अरेंजमेंट मे बी मेड बाय द पोस्ट मास्टर। तो टेम्पोररी अरेंजमेंट जो है वो पोस्ट मास्टर क्या कर सकता है, वो आपका नोट कर सकता है। टेम्पोररी अरेंजमेंट जो है पोस्ट मास्टर कर सकता है। अब करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उनको पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक में इसको आपका नोट करना पड़ेगा, याद रहेगा। तो अगर टेम्पोररी अरेंजमेंट है तो आपको क्या करना रहेगा, पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक में उसको नोट करना पड़ेगा। किसी भी ऑफिस में दो प्रकार ऑर्डर बुक होता है, खास करके SO और HO की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या होता है कोई एक बार बताइएगा। एक होता है पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, दूसरा क्या बोला जाता है उसको, दूसरे को क्या बोला जाता है, खाली ऑर्डर बुक। MS2 नहीं है ठाकुर जी, गलत हो गया, MS1 है और MS8 है ना, याद रखना है MS1 और MS8। दूसरा क्या है, तो ये हो गया पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, और दूसरा हो गया ऑफिस ऑर्डर बुक, है ना। ऑफिस ऑर्डर बुक ये आ जाएगा आपका MS8 में। चलिए एक मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं, मेरा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है फॉर्म्स वगैरह जो है। तो हम लोग क्या देखें,
कि MS1 क्या होता है, तो भाई पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक होता है। और अगर हम लोग देखें कि MS8 क्या होता है, तो ये होता है ऑफिस ऑर्डर बुक। और ऑफिस ऑर्डर बुक क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हायर ऑफिशियल्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और विजिट, है ना। तो हायर ऑफिशियल जब आपके ऑफिस इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, आपके ऑफिस विजिट करने के लिए आएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जिस बुक में देते हैं उनको बोला जाता है ऑफिस ऑर्डर बुक, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में IR बुक भी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग किसी भी ऑफिस में अगर चार्ज लेते हैं ना, तो जब आप चार्ज लीजिएगा ध्यान रख लीजिएगा कि उस ऑफिस का जो ऑर्डर बुक है, ऑफिस ऑर्डर बुक जो है उसको खास करके ध्यान लेना है, क्योंकि आपका ऑफिस अगर इंस्पेक्शन होगा तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जाएगा वो है ऑफिस ऑर्डर बुक, ठीक है, इसको ध्यान पे रखना है। अब आते हैं हम लोग MDW फॉर फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेस या फिर गेजेटेड हेड पोस्ट ऑफिसेस। तो बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस होता है या गेजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस होता है, उनका जो पोस्ट मास्टर होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर और सीनियर पोस्ट मास्टर, तो बोला जा रहा है MDW जो है उसके केस में डिविजनल हेड इशू नहीं करता है। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर और जो सीनियर पोस्ट मास्टर हम बोलते हैं वही क्या करते हैं, अपने ऑफिस के लिए MDW बनाते हैं। याद रहेगा कि MDW कभी कभी सवाल पूछता है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस के केस में MDW कौन बनाता है, तो सीनियर पोस्ट मास्टर या फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर जो है बनाता है। शुभप्रिया जी आप कुछ बताना चाहते हैं, आप हैंड रेस किए हुए हैं, अगर कोई सवाल है आप पब्लिक चैट में भी भेज सकते हैं और आप बता भी सकते हैं, ठीक है। और इंद्रशी शिराल, आपको भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पब्लिक चैट में मैसेज कर दीजिए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अनम्यूट नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते हैं। चलिए कोई डाउट है इंद्रशी जी तो मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 4 क्या बताता है, ये बताता है नॉमिनल रोल के बारे में। अब नॉमिनल रोल क्या होता है, तो पहला चीज तो याद रखना है भाई इसका फॉर्म नंबर। हम लोग MS11 में क्या देखे थे बताइए, MS11 किसका फॉर्म नंबर था, MS11 किसका फॉर्म नंबर था, सीताराम, शुभेंदु, शशि, चलिए वेरी गुड, महेश जी, दीपक, दीपंकर, तो वो क्या था आपका नॉमिनल जो सॉरी MDW था। MS11 क्या था, लक्ष्मी राव जी वेरी गुड, MS जो नॉमिनल रोल है, अच्छा रूल 4 देखिए, रूल 4 के भीतर MDW भी बताया गया और नॉमिनल रोल भी बताया गया, ठीक है शुभेंदु जी। रूल 4 में MDW भी बोला गया और नॉमिनल रोल भी बताया गया, जिस कारण से रूल नंबर चेंज नहीं है, गलत नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग MDW देखे हैं पहले, अब देख लेते हैं नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल क्या बताता है, तो देखिए नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर होता है MS12, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, नॉमिनल रोल ऑफ क्लरिकल स्टाफ शुड बी मेंटेन्ड इन फॉर्म MS12। तो क्लरिकल स्टाफ के लिए जो नॉमिनल रोल होता है, बोला जा रहा है नॉमिनल रोल क्लरिकल स्टाफ के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं, और वो किस में करते हैं, तो MS12 में करते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि नॉमिनल रोल शुड बी रिटन अप बाय द पोस्ट मास्टर। तो लिखता कौन है, पहला बात ये आया, लिखता कौन है, बनाता कौन है, मेंटेन कौन करता है, तो इट इज मेंटेन्ड बाय द पोस्ट मास्टर। कब करता है, वेन एवर ए चेंज आइदर टेम्पोररी और परमानेंट इन नेचर इज मेड टू द ड्यूटी ऑफ एनी मेंबर ऑफ क्लरिकल स्टाफ। फंडा क्या हुआ देखिए, फंडा बोला जा रहा है, मान लीजिए आप लोगों का नाम सीताराम जी, तो मान लीजिए सीताराम जी क्या करता है, सीताराम जी आपका ट्रेजरर के पद पे काम करता है, ठीक है, नॉर्मली वो ट्रेजरर के पद पे ही काम करता है। अब मान लीजिए किसी पार्टिकुलर दिन में सीताराम जी को क्या किया गया, सब अकाउंट ब्रांच दिया गया कि भाई आप जाइए सब अकाउंट ब्रांच पे काम करिए। तो ये क्या हुआ, एक चेंज हुआ। अब मान लीजिए ये दिया गया कि जाइए आप, क्यों, क्योंकि सब अकाउंट PA जो है छुट्टी में है, तो आप 5 दिन के लिए उनको ऑर्डर किया गया फॉर 5 डेज टू वर्क इन सब अकाउंट ब्रांच, है ना।
तो सब अकाउंट ब्रांच में काम करने के लिए 5 दिन के लिए बोला गया। मतलब ये क्या हुआ, इट इज़ ए टेम्पोररी चेंज, एक टेम्पोररी चेंज है। तो भाई जब ये टेम्पोररी चेंज हो रहा है, या फिर मान लीजिए उनका ड्यूटी ही चेंज कर दिया गया, उनको ऑर्डर कर दिया गया कि नहीं अंटिल फर्दर ऑर्डर या जो भी रहेगा आप क्या करिए, आप सब अकाउंट ब्रांच में ही जाइए, आपको दूसरा ब्रांच देखना नहीं है, आपको परमानेंटली उस ब्रांच में भेज दिया गया। तो जो भी आपका चेंज हो, वेदर इट इज टेम्पोररी और परमानेंट डजेंट मैटर, दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन नॉमिनल रोल। ठीक है, तो जब भी कोई आपका पर्सन का चेंज हो जाता है, ब्रांचेस या डिपार्टमेंट जो भी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसका एंट्री हो जाता है नॉमिनल रोल पे। तो बेसिकली मान लीजिए ऐसा हमारा नॉमिनल रोल हम लिख रहे हैं सीताराम जी, हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, सीताराम जी। फिर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं और किसी का, यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए इंदर्शी जी है, या फिर आपका रंजना जी, चलिए रंजना जी का नाम ले लेते हैं, रंजना जी। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या कर रहे थे, ये आपका सब अकाउंट में थे, या फिर मान लीजिए ट्रेजरर में थे, ट्रेजरर में थे, तो ये ट्रेजरर पे काम कर रहे थे। अब ट्रेजरर से क्या होगा, चेंज होके कहाँ पे चला गया, आपका सब अकाउंट में चला गया। तो जब भी ये हमारा डेट रहेगा ऊपर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते रहेगा, तो जब भी कोई चेंज आया तो वो हमको नोट करना होगा नॉमिनल रोल पे। फ़ायदा क्या होता है, तो ये फ़ायदा होता है तब जब किसी ऑफिस में फ्रॉड होता है। ठीक है, अभी आज के दिन के बारे में देखिए, आज हमारा उतना दिक्कत क्यों नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर काम ऑनलाइन चल रहा है, और ऑनलाइन पे जब हम करते हैं, अगर उस आईडी से लॉगिन वगैरह करके करते हैं या जो भी करते हैं, तो हमारा पता चल जाता है कि कौन कौन सा ब्रांच पे काम कर रहा था। पर फिर भी कभी कभी थोड़ा उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, मान लीजिए हम मेल में थे, सब अकाउंट पे थे, कहाँ कहाँ थे। तो बेसिकली अगर नॉमिनल रोल मेंटेन किया जाता है तो फायदा होता है एट द टाइम ऑफ फ्रॉड। क्यों, टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके ऊपर फिक्स करना है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब भी कोई जगह पे फ्रॉड होता है तो हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं सब अकाउंट पीए को, जिसका जिसका सब अकाउंट में पोस्टिंग है थोड़ा संभाल के रहिएगा, अच्छे से काम करिएगा। सब अकाउंट पीए को हम ढूंढते हैं, तो भाई सब अकाउंट में जाके कौन काम किया था उसको कहाँ से पता चलेगा, तो हमको बताएगा नॉमिनल रोल, है ना। नॉमिनल रोल जो है वो हमको बता देगा पार्टिकुलर डे में सब अकाउंट पे कौन काम किया था, पार्टिकुलर डे में सेविंग्स में कौन काम किया था, है ना। तो ये सारा चीज़, ट्रेजरी में कोई गड़बड़ हो गया तो पार्टिकुलर डे में ट्रेजरी में कौन काम किया था, कोई आर्टिकल खो गया तो भाई रजिस्ट्रेशन या मेल ब्रांच या डिपॉजिट ब्रांच में कौन था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए नॉमिनल रोल जो है काम पे आता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताया गया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक इंपॉर्टेंट 2 नंबर का सवाल, ध्यान रखिए कभी भी पूछ सकता है आईपी एग्जाम पे। क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मली हम लोग देखें नॉमिनल जो रोल जो है वो क्लरिकल स्टाफ के लिए मेंटेन किया जाता है, पर बोला गया अगर कोई पोस्ट ऑफिस ऐसा हो जहां पे नंबर ऑफ पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन इज मोर देन 25, 25 से ज्यादा अगर उनका संख्या है, देन ऑल्सो नॉमिनल रोल शैल बी मेंटेन। याद रहेगा, एग्जाम पे पूछेगा आपसे कि पोस्टमैन का संख्या कितने से ज्यादा होने पर नॉमिनल रोल मेंटेन करना है, पब्लिक चैट में बताइए। तो आपसे अगर दो चीज पूछ सकता है कि नंबर 1 पूछ लिया कि आपका पोस्टमैन का संख्या कितने से ज़्यादा होने पे नॉमिनल रोल मेंटेन होगा, है ना, 25 से ज़्यादा होने पे, या फिर मान लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टमैन फॉर विच नॉमिनल रोल शैल बी मेंटेन। तो मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टमैन अगर बोलेगा तो आप क्या बताइएगा, 25। किसने बोला 25, रंजना जी। देखिए क्या बोला गया, मोर देन 25। अब भाई आधा तो होता नहीं है, पोस्टमैन तो फुल ही होगा, तो 25 से ज़्यादा मतलब 26 हो गया मिनिमम। तो मिनिमम 26 एंड अबोव अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका नॉमिनल रोल मेंटेन होगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना। वेरी गुड महेश जी, वेरी गुड लक्ष्मण राव जी, रंजना, सुमंत, राम सिंह, रोहन, चलिए वेरी गुड। चलिए आप लोग जब जवाब देते हैं ना तो अच्छा लगता है। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं रूल का 4A। ये क्या बताता है, तो ये हमको बताता है अटेंडेंस रजिस्टर S37, अटेंडेंस रजिस्टर S37, है ना, जो 4 के A में बताया गया।
ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ आपका याद रख लीजिएगा, हालांकि हम यहाँ पे दिए नहीं, कभी कभी आपका अटेंडेंस रजिस्टर जो है ना उसका और एक फॉर्म नंबर भी आपको मिल सकता है। अटेंडेंस रजिस्टर इसका दूसरा एक फॉर्म नंबर भी आपको मिल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेन 13। याद रहेगा, जेन 13। अब जेन 13 नॉर्मली कब यूज होता है, तो जब जेन 13 में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल रोल, नॉमिनल रोल प्लस आपका अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। तो जब नॉमिनल रोल और अटेंडेंस रजिस्टर को एमलगम करते हुए, एमलगम मतलब मिश्रण होता है ना, आप लोग जानते हैं शंकर वाला जो हम बात करते हैं, जहाँ पे जैसे ब्रास एक मटेरियल है, मान लीजिए दो मेटल का मिश्रण होता है ब्रास, है ना, तो ये नॉमिनल रोल और अटेंडेंस रजिस्टर का एक एमलगम भी होता है। तो जहाँ पे नॉमिनल रोल और अटेंडेंस रजिस्टर का एमलगम होता है, वहाँ पे नॉमिनल रोल तो हम लोग जानते हैं ना MS12। अब वहाँ पे एमलगम के लिए जो अटेंडेंस रजिस्टर लिया जाता है उसको बोला जाता है जेन 13। तो एग्ज़ाम पे कभी कभी ये वाला बात भी आपका पूछा जा सकता है, चांसेस कम है, पर क्वेश्चन जो पूछेगा बीबी से झगड़ा करके आया तो गारंटी नहीं है, या फिर ऑफिस से बॉस का गाली खाया तो भी गारंटी नहीं है ना। दो ही जगह पे हम लोग गाली खाते हैं, इधर बीबी के पास या फिर ऑफिस में बॉस के पास, बाकी सारा जगह पे हम लोग तो शेर होते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर का जो नंबर है, फॉर्म नंबर, कभी कभी आपका जेन 13 भी दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नॉर्मल केसेस जहां पे मोर देन ऑन क्लार्क रहता है, नंबर ऑफ क्लार्क इज मोर देन 1, मतलब बेसिकली सिंगल हैंडेड ऑफिस जो हमारा है, वहां पे अटेंडेंस रजिस्टर देखिए एज पर वॉल्यूम 6 पार्ट 1 4A मेंटेन करने का आवश्यकता नहीं है, पर हम लोग फिर भी वहां पे भी मेंटेन करवाते हैं। इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलिएगा, हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर भी बोलते हैं कि भाई मेंटेन कर लो, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी MTS है, पोस्टमैन है, मान लीजिए वो लोग आ रहा है नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, वो सब की जानकारी के लिए हम लोग मेंटेन करवाते हैं। पर एज पर रूल अगर आप जाइएगा, अगर एक से कम आप मतलब एक से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने के लिए नहीं बोला गया, और इसको मेंटेन किया जाता है इन फॉर्म S37। देखिए एग्जाम पे जब आपका अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म आएगा, सिली मिस्टेक को याद रखिएगा, आपको सवाल में देगा MS37, तो याद रखना MS37 नहीं है, ये क्या है, S37। ध्यान रहेगा, MS37 जो है ये नहीं है, ये है आपका S37। तो ये आपसे कभी कभी सवाल पूछ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए MS दे देगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, क्या बोला जा रहा है, इन लार्ज ऑफिस सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर में बी मेंटेन्ड फॉर ईच ब्रांच। जो बड़े बड़े ऑफिस होता है, लार्ज ऑफिस होता है, वहाँ पे अलग अलग ब्रांच के लिए भी अलग अलग अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। पोस्टमैन और MTS यहाँ पे एज पर रूल आपका ग्रुप डी बोला गया, तो एग्जाम पे ग्रुप डी भी दे सकता है, पर नॉर्मली अभी ग्रुप डी तो है नहीं, हमारा MTS ही है, तो पोस्टमैन और MTS के लिए अलग से आपका क्या करना है, अटेंडेंस रजिस्टर भी मेंटेन किया जा सकता है बड़े बड़े ऑफिसों में। ठीक है, अब यहाँ पे और 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताया गया, ध्यान दीजिए। इफ ए पर्सन अटेंड लेट्स ही शुड नोट द टाइम। अगर आप कभी ऑफिस 10, मान लीजिए 9:30 बजे आपको ऑफिस जाना है, अब 10:30 बजे पहुंचे, तो आपको अटेंडेंस रजिस्टर पे टाइम भी नोट करना है, याद रहेगा। इफ ए पर्सन अटेंड्स लेट ही शुड नोट द टाइम, हालांकि हम लोग कभी करेंगे नहीं, जानबूझ के हम क्यों लिखेंगे भाई हम लेट आए हैं, अगर पोस्ट मास्टर को लिखना है तो लिखे, हम तो लिखेंगे नहीं। अब क्या बोला जा रहा है, टाइम नीड नॉट बी नोटेड इफ अटेंडेड ऑफिस टाइमली। अगर आप समय पे गए हो तो टाइम लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, अगर लेट करके गए हैं तो टाइम लिखना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है फॉर, ये एक और बात ध्यान दीजिए, हम लोग पहले भी डिस्कस किए, कुछ कुछ ऑफिस होता है जहाँ पे स्टाफ जो है वो स्प्लिट ड्यूटी में काम करते हैं, है ना बच्चों। कुछ कुछ आपका ऑफिस होता है जहाँ पे स्टाफ जो है वो क्या करता है, स्प्लिट ड्यूटी में काम करता है। तो ध्यान दीजिए, सवाल पूछ सकता है एग्जाम पे कि फॉर स्टाफ्स ऑन स्प्लिट ड्यूटी अटेंडेंस टू बी मार्क टॉइज। भाई 2 बार आप आते हो ऑफिस में ना, तो दोनों बार आपको लिखना है कि कितने, मतलब दोनों बार आपको अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करना है। ऐसा हो गया कि आप लंच करने के लिए गए, दोबारा आए ही नहीं,
है ना। तो अटेंडेंस रजिस्टर में 2 बार साइन करवाना है, ध्यान रखिएगा इस बात के ऊपर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया हमारा रूल 5, जहाँ पे बोला गया विलेज शॉर्टिंग लिस्ट। यहाँ तक किसी का कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है? एस कहाँ पे था सर? यहाँ पे मीनिंग अलग से इसका कुछ है नहीं, बस नंबर दिया गया S37, अलग से कुछ इसका मीनिंग नहीं है। कोई एक सीरीज आपका होगा, उसी सीरीज के हिसाब से आपका दिया गया होगा, ठीक है। ऐसे कुछ अलग मीनिंग हमें आज तक कहीं पे कभी देखे नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ अगर लाना पड़ेगा तो आविष्कार करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका मीनिंग कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है सत्येंद्र जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया है आपका विलेज शॉर्टिंग लिस्ट के बारे में। देखिए जैसे ये आपका नंबर दिया गया M52, तो ये आपका अलग अलग नंबर दिया गया होगा। मान लीजिए जब आपका बन रहा था फॉर्म्स वगैरह, तो हो सकता है कि अलग अलग हेड के लिए अलग अलग कुछ किया था कि ये फलाना ढंकाना जो चीज़ रहेगा M से स्टार्ट होगा, ये कुछ लिस्ट रहेगा तो आपका ए से आपका MS से स्टार्ट होगा, ये रहेगा तो S से स्टार्ट होगा, तो अलग अलग आपका है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि विलेज शॉर्टिंग लिस्ट। देखिए अब ये जगह से एक सवाल आपके एग्जाम पे रहेगा। आप देखिए जब आप IP बन रहे हैं, तो हम पहले भी बोले हैं आपको ध्यान देना है कौन कौन सा काम आपको करना पड़ेगा। तो जो काम आपको करना पड़ेगा उसको आपको अच्छे से सीखना भी पड़ेगा, है ना। अच्छा ये एक चीज़ हम यहाँ पे, अच्छा चलिए अभी हम आए नहीं उसमें नोटिस और सब बिजनेस में। विलेज शॉर्टिंग लिस्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बनाना किसका काम है, तो ये बनाना आपका काम है। जब आप सब डिविजनल हेड बनिएगा तो ये काम आपको करना पड़ेगा, विलेज शॉर्टिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब हमको मालूम नहीं ये खाता है, सर पे लगाता है ना, क्या करता है इसका, खाली हम जानते हैं कि विलेज शॉर्टिंग लिस्ट M52, इतना ही हम जानते हैं। चलिए आज एक बार देख लेते हैं इसमें होता क्या है ना। तो विलेज शॉर्टिंग लिस्ट जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है और सप्लाई किया जाता है टू ईच ब्रांच पोस्ट ऑफिस बाय सब डिविजनल हेड। तो जो सब डिविजनल हेड रहते हैं उनके द्वारा इसको बनाया जाता है और सारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है। अब इसके भीतर होता क्या है, तो बोला जा रहा है देखिए दिस कंसिस्ट ऑफ, इसके भीतर क्या क्या रहता है। तो नंबर 1 देखिए शॉर्टिंग लिस्ट में क्या होता है, आप जब RMS वाला हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 पढ़े थे तो भी आप देखे हुए थे कि हम लोग कैसे शॉर्टिंग करेंगे, है ना, कि कौन सा ऑफिस में कौन सा मेल जाएगा, कैसे पता चलेगा, शॉर्टिंग लिस्ट के आधार पे पता चलेगा। अब कौन सा पोस्टमैन के पास, कौन सा ABPM के पास, कौन सा मेल डिलीवरर जो आप पहले के एक ज़माने पे बोला जाता था, तो कौन सा MD के पास कौन सा आर्टिकल जाएगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा विलेज शॉर्टिंग लिस्ट। तो जैसे शॉर्टिंग लिस्ट बताता है पार्टिकुलर ऑफिस में कौन सा आर्टिकल जाएगा, वैसे विलेज शॉर्टिंग लिस्ट बताता है पार्टिकुलर बिट पे, है ना, कौन सा आर्टिकल जाएगा। तो क्या बताया जा रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ विलेज पोस्टमैन, मेल डिलीवरर और ABPM, है ना। तो जो हमारा विलेज पोस्टमैन है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑफिस में 5 आपका विलेज पोस्टमैन है या फिर ABPM है, सपोज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उनका नाम रहेगा, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ द विलेज पोस्टमैन, मेल डिलीवरर और ABPM। फिर क्या रहेगा, नेम ऑफ द विलेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान देना है जो हमारा गांव का नाम रहेगा वो कैसे रहेगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा। फिर क्या होगा, फिर बोला जा रहा है वेयर द लेटर बॉक्स आर प्रोवाइडेड। मान लीजिए मेरे अंडर में आपका टोटल 15 गांव है, ऐसा बहुत सारा बीओ मिलेगा जिसके अंदर में आपको 15-20 गांव मिलेगा, तो मेरे अंदर में देयर आर 15 विलेजेस। अब बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस लेटर बॉक्स हैव बीन प्रोवाइडेड, कहाँ कहाँ पे लेटर बॉक्स दिया गया, तो वो कौन बताएगा, वो भाई विलेज शॉर्टिंग लिस्ट में बताया जाएगा, ठीक है, कौन सा जगह पे कितना लेटर बॉक्स दिया गया है। फिर क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है डिटेल्स ऑफ चेंजेबल आवर प्लेट। चेंजेबल आवर प्लेट क्या होता है, कोई बताइएगा। निकासी का समय, बिल्कुल निकासी का समय। अब क्या होता है देखिए कभी कभी क्या होता है, लेटर बॉक्स का क्लियरेंस जो है वो मोर देन वंस,
मोर देन वंस, खास करके 2 बार, है ना। तो मान लीजिए किसी भी लेटर बॉक्स का क्लियरेंस जो है वो अगर एक बार से ज़्यादा होता है ना, अगर किसी भी लेटर बॉक्स का क्लियरेंस जो है अगर एक बार से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे चेंजेबल आवर प्लेट जो है उसका यूज़ करते हैं। चेंजेबल आवर प्लेट क्या करेगा ये, तो चेंजेबल आवर प्लेट में मान लीजिए पहली बार सुबह में जब हम जाते हैं क्लियर करने के लिए, तो मान लीजिए हम 11 बजे सुबह क्लियर करते हैं, तो एक आवर प्लेट रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा 11 आवर्स, जिसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, नेक्स्ट क्लियरेंस, नेक्स्ट क्लियरेंस एट 11:00 आवर्स, है ना। तो एक आवर प्लेट में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्लियरेंस जो होगा 11 बजे होगा। तो मान लीजिए हम सुबह 11 बजे जाएंगे, ये वाला आवर प्लेट को निकालेंगे और अगला क्लियरेंस मान लीजिए है वो शाम को 4 बजे, तो वहाँ पे जाके हम लगा देंगे नेक्स्ट क्लियरेंस एट 16:00 आवर्स, मतलब अगला क्लियरेंस जो है शाम का 4 बजे होगा। तो मान लीजिए कभी भी कोई कस्टमर वहाँ पे जब आर्टिकल डालने जाता है तो उसको पता चलेगा इसका अगला क्लियरेंस कब होने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी ऑफिस का फिक्स्ड आवर रहता है जिसमें चेंज होगा आपका क्लियर होगा, तो वहाँ पे चेंजेबल क्लियरेंस ये आपका आवर प्लेट रहना नहीं चाहिए। पर जहाँ पे एक बार से ज़्यादा होता है वहाँ पे चेंजेबल आवर प्लेट जो है वो लेके आपका जाया जाता है और उसको चेंज किया जाता है, याद रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा विलेज शॉर्टिंग लिस्ट का कंटेंट। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ए ब्रांच ऑफिस टू विच विलेज पोस्टमैन्स आर अटैच्ड विल ऑल्सो रिसीव फ्रॉम द SDI, मतलब सब डिविजन इंस्पेक्टर, ए कॉपी ऑफ रूट लिस्ट इन M53। तो M52 क्या था, आपका विलेज शॉर्टिंग लिस्ट, कितना गांव है, कितना पोस्टमैन है वहाँ पे, है ना, गांव का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कितना लेटर बॉक्स है ना, और कितना आपका आवर प्लेट जो है उसका चेंज वगैरह जो होगा, कहाँ कहाँ पे चेंजेबल आवर प्लेट लगा हुआ है, ये सारा रहेगा विलेज शॉर्टिंग लिस्ट में। अब मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर गांव में नंबर ऑफ पोस्टमैन इज 2 और 3, 2 या 3 पोस्टमैन वहाँ पे है। अब वो 2 पोस्टमैन जो है, तो ये मेरा टोटल गांव हो गया। अब यहाँ पे एक पोस्टमैन मान लीजिए इस एरिया में आर्टिकल देता है और एक पोस्टमैन इस एरिया में आर्टिकल देता है। अब ये कौन सा रूट फॉलो करेगा, है ना, कौन सा गांव में ये चिट्ठी देगा, तो कहाँ से पता चलेगा, तो बोला जा रहा है यहाँ पे हम उनको क्या देते हैं, हम उनको देते हैं एक रूट लिस्ट, है ना, हम उनको एक रूट लिस्ट देते हैं। तो रूट लिस्ट और बिट मैप क्या क्या होता है हम लोग एक एक करके देख लेंगे, है ना। तो बोला जा रहा है दिस शोज द नेम ऑफ द विलेज टू बी विजिटेड बाय द विलेज पोस्टमैन। तो आपसे अगर पूछा जाए रूट लिस्ट में क्या रहता है, तो बोला जा रहा है रूट लिस्ट में रहता है डिटेल्स ऑफ द विलेजेस टू बी विजिटेड बाय विलेज पोस्टमैन। तो हमारे गांव में एक पोस्टमैन है ए, अब मान लीजिए ये क्या करता है, इतना गांव पे जाता है ना, XYZ, या जो ये मान लीजिए 3-4 गांव है, तो ये वहाँ पे मेंट्री रहेगा, है ना, कि उन रूट लिस्ट में कि ये जो है AB, मतलब मान लीजिए MNOP, ये 4 गांव में जाएगा, तो कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, रूट लिस्ट में लिखा हुआ रहेगा। अब आता है कि भाई इस गांव में जो आपका 4, मान लीजिए आपका 4 जगह पे वो जाएगा, 4 गांव पे जाएगा, अब कौन सा गांव में पहले जाएगा, फिर कौन सा गांव में जाएगा, फिर आपका कौन सा रूट वो फॉलो करेगा, ये सारा चीज़ कहाँ पे बताया गया, तो ये सारा चीज़ आपका बताया जाता है बीट मैप में, ठीक है। और ये जो देखिए यहाँ पे बताया गया बीट मैप मतलब रूट टू बी फॉलोड बाय विलेज पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन कौन सा रूट को वो फॉलो करेगा। अब कभी कभी क्या होता है, वो रूट जो है वो फिक्स्ड होता है, कभी कभी वो अनफिक्स्ड होता है, कभी कभी फिक्स्ड और अनफिक्स्ड का कम्बिनेशन भी होता है ना। तो फिक्स्ड बीट होता है, अनफिक्स्ड बीट होता है और कंबाइंड बीट होता है। और ये कहाँ पे बताया जाएगा, तो ये बीट मैप में बताया जाएगा कि कौन सा रूट को वो फॉलो करेगा, ठीक है। The village sorting list as well as the copies of route list and bitmap should hang up in the post office। तो जो हमारा विलेज शॉर्टिंग लिस्ट है जिसको M52 में हम मेंटेन करते हैं, और जो हमारा रूट लिस्ट बिटमैप है जिसको हम लोग M53 में मेंटेन करते हैं, तो उनको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में लटका के रखना है, लगा के हैंग करके रखना है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत नहीं हो रहा है ना, स्पीड ठीक है।
चलिए, तो आगे आते हैं हम लोग ईयरली विलेज रिटर्न। ये भी खतरनाक इंपॉर्टेंट, आपको हम गारंटी देते हैं, आप लिख लीजिए आज। ये जो आपका विलेज शॉर्टिंग लिस्ट है और ये अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ईयरली विलेज रिटर्न, इन दोनों से एक सवाल आपके एग्जाम पे 100% रहेगा। पब्लिक चैट में हमको बताइए विलेज शॉर्टिंग लिस्ट का फॉर्म नंबर क्या होता है। M52। चलिए हमको बताइए नॉमिनल रोल का एम, अच्छा MS5 कहाँ से हो गया, बताइए नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर क्या होता है। नॉमिनल रोल, नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर क्या देखे थे हम लोग, MS12। वेरी गुड। अच्छा बताइए रूट लिस्ट का फॉर्म नंबर क्या है। रूट लिस्ट, वेरी गुड साईराम जी, वेरी गुड सत्येंद्र। रूट लिस्ट, रूट लिस्ट M53। वेरी गुड, रूट लिस्ट M53। अच्छा बताइए अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या होता है। अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म नंबर S37। S37 के साथ और एक नंबर भी हम लोग देखे थे जो कभी कभी हो सकता है जब हम लोग एमलगाम करेंगे नॉमिनल रोल के साथ, जेन 13। वेरी गुड। अच्छा बताइए अभी और एक हम लोग देखे थे MDW का फॉर्म नंबर क्या देखे। MDW का फॉर्म नंबर क्या देखे, MS11। वेरी गुड, MS11 था MDW का फॉर्म नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड इंदर्शी जी, लिपन जी, राम, लक्ष्मण राव, निशा, विशाल, देवेन, रंजना। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं हम लोग ईयरली विलेज रिटर्न। ईयरली विलेज रिटर्न देखिए नाम से ही पता चलता है, ईयर मतलब साल में एक ही बार होगा, कंफर्म होगा। और कब होगा तो भाई वो मार्च महीने में होगा, याद रहेगा। ईयरली विलेज रिटर्न जो है कब होता है, साल में एक ही बार होता है, इन द मंथ ऑफ मार्च, है ना, इसको याद रखना है। अब कौन सा तारीख से कौन सा तारीख, तो बोला जा रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 डेज। अब फर्स्ट 14 डेज का मतलब क्या होगा, 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक, बोथ डेज इंक्लूसिव, मतलब 1 तारीख भी इंक्लूडेड है, 14 तारीख भी इंक्लूडेड है। ए रिटर्न शुड बी केप्ट, ए रिटर्न शुड बी केप्ट बाय द BPM। तो एक रिटर्न जो है BPM के द्वारा रखा जाता है इन फॉर्म MS88। हम बोले थे ना यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म नंबर। ईयरली विलेज रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या है, MS88। कब मेंटेन किया जाता है, मार्च महीने में। कब से कब तक का रिटर्न भरा जाता है, 1 तारीख से 14 तारीख तक का, दोनों दिन जो है इसका आपका इंक्लूसिव है। और रिटर्न भरता कौन है, तो भाई हमारा जो ब्रांच पोस्ट मास्टर साहब है, BPM साहब है, वो भरते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट 14 डेज ऑफ मार्च यानी कि 1 से 14, बोथ दिन डेज इंक्लूसिव। भरेगा कौन, BPM भरेगा। कौन सा फॉर्म में भरेगा, MS88 में भरेगा, साल में एक ही बार भरेगा। अब रखेगा क्या, लिखेगा क्या, उसमें आएगा क्या, तो बोला जा रहा है दिस शोज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन। तो डिफरेंट प्रकार का जो आर्टिकल है, मान लीजिए रजिस्ट्री है, स्पीड है, या फिर दूसरा जो भी हमारा आर्टिकल है ऑर्डिनरी है, तो सारा आर्टिकल का डिटेल्स इसमें रहेगा। दिस शोज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन। साथ में क्या रहेगा, मनी ऑर्डर भी रहेगा। तो डिफरेंट प्रकार का जो पोस्टल आर्टिकल है और मनी ऑर्डर जो हमारे उस पोस्ट ऑफिस में, मतलब जिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का बात कर रहे हैं वहां पे रिसीव हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी और पेमेंट इन ईच विलेज। देखिए यहाँ पे विलेज वाइज आपको अलग बनाना है ना। आपके पास मान लीजिए 100 आर्टिकल आया, ठीक है, 100 आर्टिकल आया आज के दिन में 13/6 को। अब मान लीजिए आपके पास एक गांव है A, एक गांव है B, एक गांव है C। अब A का चिट्ठी था 50, है ना, B का चिट्ठी था मान लीजिए 30, C का चिट्ठी था मान लीजिए 20। तो आपको ईयरली विलेज रिटर्न में विलेज वाइज बनाना है कि A गांव के लिए कितना था, B गांव के लिए कितना था, C गांव के लिए कितना था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम मेंटेन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम इसको कैसे समझे आपको, मान लीजिए इस तरीके से, है ना, ये आ गया। अब क्या हुआ देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए नेम ऑफ विलेज, यहाँ पे क्या होगा, विलेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेट, मतलब 1 से लेके मान लीजिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ढ ढ ढ ढ करते करते जाएगा 14 दिन तक।
अब यहाँ पे लिखेंगे गांव का नाम क्या है, ए, गांव का नाम बी, गांव का नाम सी, है ना। तो मान लीजिए ये आर्टिकल कितना आया यहाँ पे लिखे, इसमें कितना आर्टिकल आया, इसमें कितना आर्टिकल आया, 2 तारीख को कितना आया, 3 तारीख को कितना आया, 4 तारीख को कितना आया, और फाइनल जाके हम आ जाएंगे टोटल कितना आया। अब डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, तो एक पेज मैंने मान लीजिए बना दिया रजिस्टर्ड के लिए, एक पेज हमने बना दिया स्पीड के लिए, एक पेज हमने बना दिया मनी ऑर्डर के लिए। अब जब फाइनल हम समरी करेंगे तो वहाँ पे बोल देंगे कि मान लीजिए इसमें क्या हुआ, इतना रजिस्ट्री आया, इतना स्पीड आया, इसमें इतना आया, तो हम एक बार में समरी कर देंगे, तो हमारा ईयरली विलेज रिटर्न जो है बन जाएगा, है ना। अब ये ईयरली विलेज रिटर्न हम लोग देखें 1 से लेके 14 तक क्या करेगा, बीपीएम जो है इसको बनाएगा, और बनाने के बाद 15 तारीख को देखिए ऑन 15th ऑफ मार्च इट शुड बी टोटल। 15 तारीख को क्या होगा, टोटल होगा। 15 तारीख को हम लेंगे नहीं, 14 तारीख तक ही हम लेंगे। तो बोला जा रहा है ऑन 15th ऑफ मार्च इट शुड बी टोटल्ड एंड साइंड बाय द बीपीएम एंड फॉरवर्डेड टू एएसपी और सब डिविजनल इंस्पेक्टर। ए कॉपी इज बीइंग केप्ट फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिस। तो काम ये होता है बीपीएम का ही बनाना, पर बीपीएम को कहीं पे आता नहीं है, वो कर पाता नहीं है, तो सब डिविजनल हेड को वहाँ पे जाके या वहाँ से डेटा मंगवा के खुद करना रहता है। तो ये काम आपको करना रहेगा, इसके ऊपर टारगेट भी आता है, आपको बोला जाएगा कि भाई ईयरली विलेज रिटर्न निकालो, उसको सबमिट करो, तो आपको ध्यान रखना है ये काम आपको करना पड़ता है। याद रहेगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए कुछ केसेस यहाँ पे दिया गया, जो हमारा डिफरेंट विलेज है, अगर उसमें कुछ अनफिक्स्ड बिट है ना, जो बिट है वो आपका उसमें डेविएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो अनफिक्स्ड बिट जो भी रहेगा तो बोला जा रहा है इट इज एंटर्ड इन रेड इंक। अनफिक्स्ड बिट को क्या किया जाएगा, लाल इंक से दिखाया जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, फॉर विलेजेस जहां पे लेटर बॉक्स दिया गया, जहां पे लेटर बॉक्स दिया गया वहां पे गांव के नाम के साइड में एलबी लिखा हुआ जाएगा, वहां पे एलबी लिखा जाएगा, मतलब उस गांव में लेटर बॉक्स है। फिर जिस गांव के लेटर बॉक्स में चेंजेबल आवर प्लेट है या मूवेबल आवर प्लेट है, तो उसमें आपका बगल में पी भी लिखा जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ हमको बताया गया। अनफिक्स्ड बिट होगा तो रेड इंक में एंट्री होगा। फिर आपका लेटर बॉक्स जो है ना, लेटर बॉक्स जो है वो आपका क्या होगा, एलबी लिखा जाएगा। और अगर उसमें मूवेबल प्लेट रहेगा तो उसमें एक और आपका अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पी। तो ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो ध्यान देने वाली बात है कि प्रिजर्वेशन पीरियड कितना होता है ईयरली विलेज रिटर्न का, तो याद रखना है आपका 5 साल, है ना। इसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 5 साल के लिए होता है। और ये सारा विलेज के लिए ही आपका बनना चाहिए, है ना। ईयरली विलेज रिटर्न जो है वो आपका सारा विलेज के लिए, गांव के लिए बनता है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सा गांव में आपका कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप इसके लिए आपका जो ओवरशेयर है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसको प्रोफॉर्मा दे सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, आप पहले से प्रोफॉर्मा बना दीजिए, प्रोफॉर्मा बना के सबमिट उनको शेयर कर दीजिए, और जब शेयर कर दीजिएगा तो वो प्रोफॉर्मा में आपका ये बना के दे देगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल 10। रूल 10 क्या बताता है, तो रूल 10 बताता है, देखिए ये खतरनाक इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ दिन पहले ही मेरा एक दोस्त हमको कॉल किया था और ये यही बारे में पूछ रहा था कि एक काम हुआ है कि एक आदमी जो है उनका डेथ हो गया। अब उसका फैमिली मेम्बर जो है बोल रहा है कि उसका चिट्ठी जो है फैमिली मेम्बर को दिया जाए। अब आप बताइए चिट्ठी आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। कस्टमर का डेथ हो गया, एड्रेसी जो है ना, और उनका फैमिली मेम्बर्स जो है वो बोल रहा है कि आपका हमको दे दो। वो आके बोल रहा है सीधा, ये चिट्ठी हमको दे दे भाई। अच्छा नेवर, दिव्येंदु बोला नेवर, विशाल बोला नो, बाकी रिटर्न टू सेंडर, मरियम नो, सत्येंद्र नो, इंदर्शी नो। चलिए चलिए एक बार देख लेते हैं, येस और नो बोथ। चलिए इरेज, इट विल बी डिलीवर्ड। चलिए रिटर्न टू सेंडर एक बार देख लेते हैं, ठीक है, होना क्या चाहिए। क्या बोला जा रहा है, द आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक रिमार्क लगाते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं डिसीज्ड रिटर्न टू सेंडर, है ना, रिटर्न टू सेंडर।
ये नॉर्मल डिस्पोजल है, ये नॉर्मल डिस्पोजल है। 90% केस में हम लोग यही करते हैं, डिसीज्ड दिखा के हम लोग रिटर्न टू सेंडर कर देते हैं, है ना। तो रिमार्क हम लोग दे देते हैं डिसीज्ड और उसको रिटर्न टू सेंडर कर देते हैं, ये नॉर्मल अप्रोच है। अब बोला जा रहा है क्या, देखिए बोला जा रहा है इफ द आर्टिकल इज अनइंश्योर्ड, आर्टिकल जो है वो इंश्योर्ड नहीं है, और इट इज बिलीव्ड दैट इट डू नॉट कंटेन एनी वैल्यूएबल थिंग, और ये लग रहा है, ये लग रहा है कि उसके भीतर कोई वैल्यूएबल आइटम नहीं होगा, देन इट मे बी डिलीवर्ड टू नियर रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन है, वो चिट्ठी देना है या नहीं देना है। पोस्ट मास्टर को अगर लगता है कि उसके भीतर कोई वैल्यूएबल आइटम है तो उनको नहीं देना है, अगर लगता है कि नहीं कोई वैल्यूएबल आइटम कुछ नहीं है, ये फालतू का ये चिट्ठी है, बस मान लीजिए उनको लग रहा है कि भाई ये कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, कोई पर्सनल कम्युनिकेशन है और छोटा सा ही पतला सा ही, मान लीजिए किसी ने अपने गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखा था, है ना, अब वो चिट्ठी था तो भाई वैल्यूएबल उनके लिए है, हमारे लिए तो है नहीं, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू उसका है नहीं। तो ऐसा वाला केसेस में बोला गया इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द पोस्ट मास्टर। तो अगर पोस्ट मास्टर बोलता है देने के लिए, कोई उनको रोक नहीं सकता, अगर पोस्ट मास्टर मना करता है तो कोई उसको टोक नहीं सकता, याद रहेगा। तो बोला जा रहा है व्हेन इफ द आर्टिकल इज अनइंश्योर्ड, तो पहला कंडीशन ध्यान देना है, आर्टिकल अगर इंश्योर्ड होगा तो हम नहीं देंगे, है ना, आर्टिकल अगर इंश्योर्ड होगा तो हम नहीं देंगे। इफ द आर्टिकल इज अनइंश्योर्ड एंड इट इज बिलीव्ड दैट दिस डू नॉट कंटेन एनी वैल्यूएबल थिंग, देन दिस मे बी डिलीवर्ड टू नियर रिलेटिव, किसी को भी नहीं देना है, उनका जो भी नियर रिलेटिव रहेगा उन्हीं को देना है, पर देना है ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिशन है, उनका सविवेक के ऊपर है, उनको देना है या नहीं देना है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मान लीजिए पोस्ट मास्टर ऐसे ही देगा नहीं, नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, डिसीज करके रिटर्न टू सेंडर करना है, पर अगर ये कब होगा, ये डिस्क्रिप्शन कब लगाएगा, तो बोला जा रहा है अगर उनका जो फैमिली है उन्होंने आवेदन किया उनके पास, या फिर उन्होंने अपना डिजायर जो है कि वो आर्टिकल को रिसीव करना चाहता है, ऐसा हमारे पास आके वो प्रकाश किया है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं भाई, लिखित में ही ले लेंगे कि वो आपका लेना चाहता है इसलिए दिया जा रहा है। तो डिज़ायर अगर करता है, अगर रिलेटिव जो है अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन रहेगा, चाहे तो दे सकता है। अब बोला जा रहा है इन केस द आर्टिकल इज इंश्योर्ड और it seems that it contains valuable property or doubt is there on the title of the applicant, मतलब जो पाने के लिए आवेदन दे रहा है ना भाई, उसके ऊपर मेरा डाउट है कि ये उसका रिलेटिव है भी या नहीं, उसके ऊपर ही मेरा संदेह है। तो आइदर इंश्योर्ड आर्टिकल है और आपका वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, या फिर जो आवेदन कर रहा है उसके ऊपर ही मेरा शक है, या फिर उस आर्टिकल को किसी कारणवश आरएलओ के पास भेज दिया गया। तो ये सारा कंडीशन में क्या होगा, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू हेड ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे उनको हम एडवाइस करेंगे, अगर आपको अपना चिट्ठी चाहिए तो हेड ऑफ द सर्किल के पास आवेदन दीजिए, वो आपका चिट्ठी जो है दिलाएंगे। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला कुंडू जी। देखिए शुड नॉट बी टीयर ऑफ बिल्कुल खोला नहीं जाएगा, पर पोस्ट ऑफिस वाला के आंखों में स्कैनर होता है, पोस्ट ऑफिस वाला और आरएमएस वाला जो होता है ना, सेम बिल्कुल, आरएल हो स्पीड हो, आपका दोनों जगह पे आपका सेम प्रोविजन है, ऐसा कुछ अलग से ये है नहीं, है ना, सेम कंडीशन आपका दिया गया है। रूल 7, 8, 9 डिलीटेड नहीं है, पर वो जो है ना आपका काम का, हाँ 7 जो है डिलीटेड है, 7 जो है डिलीटेड है, ठीक है। और आपका 8 जो है वो हमको बहुत ज़्यादा काम का कुछ लगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक जो है वो आपका प्रोहिबिट किया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा खास कुछ है नहीं। फिर आपका रिसिप्ट टू बी टेकन ऑन एड्रेसी रिडायरेक्टेड आर्टिकल इन सर्टेन केस, तो वो आपका 7, 8, 9 जो है वो इंपॉर्टेंट हमको लगा नहीं, जिस कारण से हम बोले नहीं, ठीक है। देखिए वॉल्यूम जितना सारा है, आप अगर सारा रूल को, सारा वॉल्यूम को पढ़ते जाइएगा तो इधर आपको एग्ज़ाम देते देते रिटायरमेंट हो जाएगा,
या फिर मतलब मोटा मोटी इतना दिन जाएगा, आपका एज एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट ना हो पर 45 तो आपका क्रॉस कर ही जाएगा। तो जिस कारण से हमेशा सब कुछ पढ़ना तो संभव है नहीं, जितना चीज़ इम्पोर्टेंट हमको लगा हम उसको समराइज कर रहे हैं और आप लोगों के लिए उसको ला रहे हैं। तो इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो भी मोटा मोटी एक अच्छा जगह पे आप रहिएगा, दिक्कत होना नहीं चाहिए। फिर आप अगर चाहते हैं और पढ़ना तो आप डिटेल्ड में भी पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, पर उसके लिए समय कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम मोटा मोटी मार्क करके रखे हैं कि आप लोगों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह आज हम लोग यही तक डिस्कस करेंगे, रूल 21 तक। उसके बाद भी समरी किया हुआ है कि कौन सा रूल हमको पढ़ना है, वो सारा हम समरी बना के रखे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है बस इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग दूसरा चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे समराइज किया हुआ है, तो इसी से आपका काम हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े शुभेंदु जी। चलिए तो अब आते हैं, देखिए ये तो हम लोग देख लिए, अब आते हैं रूल 11। रूल 11 क्या बताता है? ये बताता है असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट क्या बोला जा रहा है? द कस्टम ड्यूटी असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज इन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो नॉर्मल केसेस में बोला गया कस्टम ड्यूटी जो है ये असेस किया जाता है कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा एट द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। हालांकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंजेस हम लोग जो देख सकते हैं कि आपका फिलहाल ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो हमारा सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस के भीतर एक अंतर रहता है कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है। पर फिर भी आपका सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट होता है। हम सही बोले ना दीपंकर जी? तो कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट एक जमाना था जब खाली आपका ऑफिस ऑफ एक्सचेंज यानी कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ही होता था, पर आजकल आपका फॉरेन पोस्ट ऑफिस सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पे कस्टम आपका असेसमेंट जो है वो चल रहा है। ठीक है, फिर भी आपका यहाँ पे एज पर रूल यही आपका दिया गया है वॉल्यूम 6 में कि कस्टम ड्यूटी इज असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज इन द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो अगर एग्जाम पे पूछ लिया तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या सोच के दिया हुआ है, कौन सा पेपर से है, ये सारा चीज़ हम लोगों को सोचना पड़ता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट टू बी कलेक्टेड एज कस्टम ड्यूटी इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन फॉर्म MS9A। तो जो हमारा ऑफिस ऑफ डिलीवरी है उसके साथ कितना कस्टम ड्यूटी हमको कलेक्ट करना है कौन सा फॉर्म में बताया जाएगा, तो इसको बताया जाएगा MS9A में। याद रहेगा कि कस्टम ड्यूटी को कलेक्शन करने के लिए जो फॉर्म है उसका नंबर क्या है? MS9A। अब इसमें क्या क्या रहता है? तो देखिए नाम रहता है, नंबर ऑन नेम स्टैम्प। नेम स्टैम्प किसका? ऑफ द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली जिसने कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट किया। अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के बदले आपका फॉरेन पोस्ट ऑफिस सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। तो नेम स्टैम्प ऑफ द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वेयर द असेसमेंट इज मेड, जहाँ पे असेसमेंट किया गया उस ऑफिस का नेम स्टैम्प रहेगा। फिर क्या रहेगा? ऑब्लोंग स्टैम्प रहेगा, इसको हम लोग ऑब्लोंग मंथली स्टैम्प भी बोलते हैं। कहाँ पे रहेगा? ऑन द टॉप हैंड राइट कॉर्नर। तो बेसिकली मान लीजिए ये पूरा अगर हमारा फॉर्म है तो ये हो गया टॉप राइट कॉर्नर, है ना? ये क्या हो गया? ये हमारा टॉप राइट कॉर्नर हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आपका ऑब्लोंग स्टैम्प जो है रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्लोंग स्टैम्प हमको बताता है कि कौन सा महीने का असेसमेंट है ना? इट शोज द मंथ ऑफ असेसमेंट, कौन सा महीने का असेसमेंट है कस्टम ड्यूटी का ये बताएगा। तो 9A का कंटेंट में क्या रहता है? नंबर ऑन नेम स्टैम्प, किसका? जिसने आपका असेसमेंट किया उस ऑफिस का नेम स्टैम्प। फिर रहेगा आपका ऑब्लोंग स्टैम्प, कहाँ रहता है? टॉप राइट हैंड कॉर्नर में रहता है, जिसमें बताया जाता है कौन सा मंथ का वो असेसमेंट है। याद रहेगा? अब आते हैं हम लोग ऑफिस ऑफ डिलीवरी के पास। ऑफिस ऑफ डिलीवरी को बोला गया द ऑफिस ऑफ डिलीवरी शुड कलेक्ट द कस्टम ड्यूटी इन कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब आर्टिकल का डिलीवरी करेगा तो आर्टिकल के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी कितना है वो लिखा हुआ रहता है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल द कस्टम ड्यूटी शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एड्रेसी। अब यहाँ पे एक बात बताया गया कि अगर हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस के केस में एक शेड्यूल मेंटेन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस रियलाइज्ड इन कैश ऑन आर्टिकल रिसीव्ड बाय फॉरेन लेटर मेल। तो ये एक शेड्यूल होता है
जिस शेड्यूल का फॉर्म नंबर होता है ACG 90। तो कभी कभी एग्जाम पे सवाल पूछ सकता है कि कस्टम ड्यूटी रिलेटेड जो शेड्यूल होता है उसका नंबर क्या है, तो ACG 90। कस्टम ड्यूटी जिस फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है उसका नंबर क्या है, MS 9 है। कस्टम ड्यूटी का जो मतलब MS 9 होता है उसमें क्या क्या रहता है, तो नेम स्टैम्प रहता है, ऑब्लोंग रहता है। ऑब्लोंग कहाँ रहता है, टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे रहता है। अब ऑब्लोंग देख के हमको क्या पता चलता है कि कौन सा महीने का असेसमेंट है वो पता चलता है। कस्टम ड्यूटी को लेंगे कैसे, तो नॉर्मली हम लोग कैश में लेंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये सारा बातें हमारा बताया गया है कहाँ पे, हमारा रूल 11 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 17। अब आते हैं हम लोग रूल 17 में। ठीक है, 12 से 14 तक कैंसिल कर दिया गया। 15 जो है उसमें टेलीग्राफ वगैरह के बारे में बताया गया जो काम का नहीं है। 16 में भी टेलीग्राफ के बारे में बताया गया, वो भी काम का नहीं है ना। आते हैं हम लोग 17 में। अब 17 क्या बताता है, तो बोला जरा इंफॉर्मेशन नॉट टू मेड पब्लिक। देखिए ये आरटीआई को छोड़ के, आरटीआई के अंदर जो इंफॉर्मेशन परमिसिबल है वो इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। जैसे आप अगर कंडक्ट रूल के बारे में बताइएगा, तो एक कंडक्ट रूल भी है जो हमको बताता है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है उसको पब्लिक नहीं करना है। बताइए कौन सा रूल में बताया गया पब्लिक चैट में, कौन सा कंडक्ट रूल हमको बताता है। रूल 10। सीताराम जी पढ़ाई नहीं करते हैं, फाकी मारते हो आप। मतलब फाकी मारते हो मतलब ऐसा जनरल नहीं है, कंडक्ट रूल अच्छे से नहीं पढ़े। बताइए बाकी लोग कौन सा कंडक्ट रूल में बताया गया। रूल 10 में क्या बताया गया, सीताराम जी आप जवाब दीजिए, रूल 10 में क्या बताया गया। चलिए राम सिंह ने बोला 11, सत्येंद्र 11, बाकी लोग। रूल 10 में बताया गया था एविडेंस बिफोर कमिटी। वेरी गुड लिपन, वेरी गुड सुमंत, बिल्कुल सीताराम जी, एविडेंस बिफोर कमिटी है ना। एविडेंस बिफोर कमिटी बताया गया था रूल 10 में। आप याद रख सकते हो, जो एविडेंस देता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी टीम का जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होता है उसका नंबर होता है 10। जैसे इंडिया में सचिन तेंदुलकर का नंबर 10 था, है ना। एविडेंस बिफोर कमिटी। चलिए आगे आते हैं। 11 में आपका बताया गया है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो सेम यहाँ पे आपका भी बताया जा रहा है इंफॉर्मेशन नॉट टू मेड पब्लिक। क्या बोला जा रहा है, एनी पर्सन नॉट बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एनी पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मे बी परमिटेड। अच्छा एक्चुअली थोड़ा सा लैंग्वेज में आपका ये हुआ है, तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, नो पर्सन बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मे बी परमिटेड, मतलब किसी भी व्यक्ति को हम क्या नहीं करेंगे, परमिट नहीं करेंगे। किस लिए, टू एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस और आर्टिकल नॉट एड्रेस टू हिम, है ना। आर्टिकल जो उसके प्रति एड्रेस नहीं है, इवन इफ इट इज पोस्टेड बाई हिम। तो फंडा क्या हुआ, तो बोला गया पोस्ट ऑफिस में आके हम किसी भी व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड एग्जामिन करने नहीं देंगे। याद रहेगा, नो पर्सन विच इज बिलोंग which who belongs to department of post is permitted to examine the record of post office। तो कोई भी व्यक्ति जो आपका पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ा नहीं है उसको हम अपना रिकॉर्ड को एग्जामिन करने नहीं देंगे। कोई आर्टिकल का मामला है, तो अगर आर्टिकल उसके प्रति एड्रेस नहीं है, अगर उसने पोस्ट भी किया था, तो भी हम उसको चेक करने नहीं देंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, अगर कोई ऑफिसर या ऑफिशियल ये करता है, तो ध्यान दीजिए, ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट rendered themselves liable for dismissal if any information which is received by him officially or in discharge of his duties is made public by him। तो कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन विच इज क्लासिफाइड इन नेचर, उनको क्या करना है, उनको पब्लिक नहीं करना है। याद रहेगा, जैसे मान लीजिए आप एक एचओ का ट्रेजरर हो, है ना, आप एक एचओ का ट्रेजरर हो, है ना। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, या फिर मान लीजिए एचओ का ट्रेजरर हो, या फिर आप एचओ का पोस्ट मास्टर हो। ठीक, आप एचओ का पोस्ट मास्टर हो, आपके अंडर में क्या है, आपके अंदर में 15 एसओज है, 15 एसओ आपके पास है। अब बताइए 15 एसओ का कैश बैलेंस आपको मालूम होगा कि नहीं, कैश बैलेंस कि भाई किसके पास कितना पैसा रखा हुआ है, रहेगा ना। तो
तो आपके पास 15 एसओ का कैश मालूम है कि भाई किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, और आपने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन जाके एक चोर या गुंडा या लुटेरा या फिर आपका ही किसी दोस्त भाई बहन के जाके प्रचार कर दिए, बता दिए। अब वो लोग क्या किया, आके पोस्ट ऑफिस में चोरी कर गया और बाद में इंक्वायरी में पकड़ा भी गया और पिटाई पिटाई लगा और वो आपका नाम बता दिया कि हमको तो देवेन ने बताया था। अब देवेन जी फंस जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन जो आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में आपके पास आया उसको पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। फिर मान लीजिए जैसे आप, और एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे आप क्या करते हो, पोस्ट ऑफिस में काम करते हो। अब मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में हमारे पास सेविंग्स खाता रहता है, तो सेविंग्स खाता से हम किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई एक खूबसूरत सी लड़की का अकाउंट है और आपने क्या किया, उसका फ़ोन नंबर लिया और अपने दोस्त को दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिसमिसल हो सकता है सर्विस से, क्योंकि आपने कोई इंफॉर्मेशन जो आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में मिला उसको आपने पब्लिक कर दिया, है ना। तो ऐसा केसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब क्या बताया जा रहा है, देखिए आगे देखते हैं। बोला जा रहा है, इफ इट इज ऑर्डर बाय द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सेविंग्स बैंक, सेविंग सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर रिलेटेड बुक्स, इट शैल बी रिफर्ड टू हेड ऑफ द सर्किल इमीडिएटली। तो बोला जा रहा है अगर कभी भी इवन कोर्ट अगर ऑर्डर करता है कि आपके ऑफिस का सेविंग्स बैंक, सेविंग सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर रिलेटेड रिकॉर्ड उनको देखना है, तो बोला गया था मैटर शैल इमीडिएटली बी रिपोर्टेड और रिफर्ड टू हेड ऑफ द सर्किल। जो हेड ऑफ द सर्किल बताएगा उसके साथ क्या करना है, कि वो रिकॉर्ड हम वहाँ पे ऑफिस में ही एक्सेस करने दें या फिर हम कोर्ट में जाके उनको दिखाएंगे, तो ये सारा बात क्या करेगा, हेड ऑफ द सर्किल जो है आपको इंस्ट्रक्शन देगा। अब बोला जा रहा है एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में आस्क द पोस्ट ऑफिस फॉर कस्टडी ऑफ एनी आर्टिकल और मनी ऑर्डर। कोई भी आर्टिकल आपके पास है, किसी भी पैसा जो है मनी ऑर्डर किसी को पेमेंट करने वाले हैं आप, पोस्ट ऑफिस में आया हुआ है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर चीफ जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, तो मजिस्ट्रेट वगैरह या हाई कोर्ट, आपका सेशन कोर्ट अगर मांगता है तो वो कस्टडी ले सकता है उस आर्टिकल का, इसको ध्यान रखना है, ये इनका कस्टडी ले सकता है। फिर बोला गया कोई भी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये क्या कर सकता है, पोस्ट ऑफिस को सर्च कर सकता है और आर्टिकल को डिटेन भी कर सकता है। याद रहेगा कि एनी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में सर्च द पोस्ट ऑफिस एंड डिटेन एनी आर्टिकल। फिर क्या बोला गया, पोस्ट मास्टर एंड सब पोस्ट मास्टर में फर्निश इंफॉर्मेशन इफ आस्क्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी के अकाउंट के बारे में पूछा कि मान लीजिए हमारे ही कोई कस्टमर है ना, हमारा कोई कस्टमर है, मान लीजिए राम सिंह है या फिर आपका सीताराम जी है या फिर शुभेंदु है, इसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचा कि भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, तो पोस्ट मास्टर से मान लीजिए उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है, कोई दूसरा नहीं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, पोस्ट मास्टर इसको फर्निश कर सकता है, ठीक है। अब और एक बात इंपॉर्टेंट 17 में बताया गया कि ऑल द पोस्टल आर्टिकल्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट आर लायबल फॉर अटैचमेंट बाय सिविल कोड। तो जब हमारा कोई आर्टिकल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन है, मतलब बुकिंग के बाद, बिफोर डिलीवरी, बुकिंग हो चुका है, अब डिलीवरी नहीं हुआ, तो ये ट्रांसमिशन पीरियड में है, तो यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल को आपका डिटेन किया जा सकता है ना, लायबल फॉर अटैचमेंट और डिटेंशन बाय द ऑर्डर ऑफ सिविल कोड। तो सिविल कोड अगर चाहता है, ऑर्डर करता है, तो उसको क्या कर सकता है, डिटेन किया जा सकता है। पर ऐसा केसेस अगर होगा तो ये मान लीजिए उसने तो डिटेन कर लिया, पर उसका रिपोर्ट क्या करना होगा, हमको सुपरिटेंडेंट के पास या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के पास उसका रिपोर्ट हमको भेजना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 19, चेंज ऑफ करेंसी नोट। इसके बारे में पीओ गाइड में भी बताया गया। क्या बोला जा रहा है, पब्लिक कैन नॉट डिमांड चेंज फॉर करेंसी नोट्स ड्यूरिंग पेमेंट ऑफ एनी पोस्टल फी और चार्ज और अदर पर्पज एज ए मैटर ऑफ राइट। तो मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके ऑफिस में आया, आपके रजिस्ट्री के लिए मान लीजिए 25 रुपया आपका बुकिंग का चार्ज हो रहा है, अब कस्टमर ने आपको 50 का नोट दिया,
या फिर 500 का नोट दिया और वो बोल रहा है कि हमको चेंज दो 475 रुपीज़ आपको देना ही पड़ेगा, तो बोला जा रहा है इट इज़ नॉट योर मैटर ऑफ राइट, ये आपका अधिकार नहीं है कि हम आपको देंगे ही देंगे, हम बाउंड नहीं है। पर देखिए दो बात यहाँ पे बोला गया कि ये कस्टमर का राइट नहीं है, कस्टमर का अधिकार नहीं है कि भाई उसको चेंज दिया ही दिया जाएगा। फिर क्या बोला गया, हाउएवर द रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल नॉर्मली नॉट बी रिफ्यूज, नॉर्मली इसको रिफ्यूज नहीं करना है एक्सेप्ट इन केस ऑफ मच इनकन्वीनियंस, अगर बहुत ज़्यादा समस्या ना हो जाए तो वहाँ पे आपको ये चेंज वगैरह का रिक्वेस्ट जो है उसको रिजेक्ट नहीं करना है। फिर आते हैं रूल 20, जहाँ पे आपका बताया गया एडमिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर इनसाइड पोस्ट ऑफिस। तो क्या बोला गया, कोई भी व्यक्ति जो पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, दे शुड नॉट बी एडमिटेड टू एंटर इनटू द इंटीरियर ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का तो जो इंटीरियर पोर्शन है वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया जाएगा। परमिटेड टू टेक पार्ट इन इंटरफेयर द वर्क, परमिटेड टू टेक पार्ट और आ जाएगा यहाँ पे एक परमिटेड टू टेक पार्ट और इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के काम पे वो पार्ट नहीं ले सकता, उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटीरियर पोर्शन में जाने का परमिशन उसको नहीं है। तो ये बात यहाँ पे बताया गया। देखिए बहुत लोग क्या करता है, आउटसाइडर को एंगेज करता है, उनके बिहाफ में काम करवाता है, तो भाई वायोलेशन हो रहा है कौन सा रूल का, रूल 20 का, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 रूल 20 का वायोलेशन हो रहा है। अगर कोई अपने बिहाफ पे किसी डीआरएम को बिठा के आपका मान लीजिए क्या कर रहा है, वो आपका सेविंग्स का काम करवा रहा है, दूसरा कोई काम करवा रहा है ना, बहुत सारा ऑफिस में होते रहता है, तो ये अलाउड नहीं है। कौन बोला, रूल 20 बोला, हम नहीं बोले। फिर बोला गया ये सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है फॉर रिलेटिव ऑफ पोस्टल स्टाफ ऑल्सो, मेरा बीबी पोस्ट ऑफिस में जाना चाहती है अंदर के नहीं, हमको ट्रेजरी में जाके बैठना है, तो भाई अलाउड नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस के इंटीरियर पोर्शन में नहीं जा सकते हो। आप पोस्ट, ये रिलेटिव के लिए ये सारा मैटर भी आपका लागू है कि आप पोस्ट ऑफिस के काम पे पार्ट नहीं ले सकते, आप किसी वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए भी लागू है। अब यहाँ पे बोला गया अगर वो अनऑथोराइज नहीं है, पोस्ट ऑफिस के काम से उसको एंगेज किया गया, सुपरिटेंडेंट के द्वारा परमिट किया गया, तब जाके वो ये काम कर सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग, अच्छा चलिए 20 तक ही हम लोग रखते हैं और छोड़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, यहाँ तक ही रहने देना और पढ़ना है। चलिए तो हम लोग यहाँ तक ही आज रखते हैं, इसको आज आप लोग पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग बाकी पोर्शन जो है हम उम्मीद करते हैं कल हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम टारगेट करेंगे इसको कंप्लीट कर लेने का, और उसके बाद अगले दिन हम लोग इसको टारगेट करेंगे कि अगले दिन इसका टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को अगर कुछ बोलना, बताना, पूछना है, चलिए थोड़ा पब्लिसिटी कर रहे हैं, देवेंद्र जी गुड नाइट मार रहे हैं आप, है ना, तो स्क्रीन पे दिया गया है मेरा नंबर है, अगर किसी को हम लोगों के साथ जुड़ना है, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, हम आपको डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।